जब आप बाइक्स लेके जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सेफ्टी ये वो सब, वो थोड़ा बताओ ना सर। तो मैं हर किसी को अपनी वीडियोस में भी बहुत लोगों को सलाह देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप विदाउट राइडिंग गियर किसी हाल में ना चलें। एट दी एंड हमारी फैमिलीज जो बैकएंड पे हैं वो हमेशा एक चिंता बना के रखती हैं कि राइडिंग पे गए हैं, कोई इंजरी ना हो जाए। हर जगह आपकी सेफ्टी के मैटर्स होते हैं, इस तरह बाइकिंग फैटर्निटी में भी आप सेफ्टी को पहली प्रेफरेंस दो। एंजॉय तो हम करते रहेंगे, जब तक सेफ रहेंगे 20 साल सेफ रहेंगे, 20 साल एंजॉय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे वरेनियम टॉक्स के आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो एक डॉक्टर भी हैं और एक बाइक राइडर भी हैं। वैसे कॉम्बिनेशन बड़ा कम मिलता है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर कपिल सिंह। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। सर ये इतना गर्दा क्यों उड़ा रखा है आपने? थोड़ा सा बताओ। ये जैकेट में इतने सारे स्टिकर्स। मैं ऐसे आपका संबोधन वैसे कैसे करना चाहिए, मुझे थोड़ा बताओ कि मैं आपको डॉक्टर साहब कहूँ या? सर जब मैं डॉक्टर वाले कपड़ों में आ जाता हूँ ना, तो शुरू में कुछ साल तो वाइफ ने ही नहीं माना। अरे ये कपड़े पहन के तुम्हें हो क्या जाता है? मैं तुम्हारी कंपाउंडर जैसी फील देने लगती हूँ तुम्हें। तो जब मैं उस प्रोफेशन में खड़ा होता हूँ तो फिर मैं डॉक्टर ही हूँ। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि उससे जब मैं बाहर आ जाता हूँ तो फिर मैं अपने तरीके से जीऊँ। तो वो जीने का प्रोफेशन और पैशन फिर सब मेरा उसमें घुस जाता है। मैं एक बाइकर हूँ बाय पैशन, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस चीज़। जो बाइकर वाली कैटेगरी है ना, ये बड़ी अलग सी कैटेगरी है ना, क्योंकि मैंने देखा अक्सर जो लोग बाइकर्स होते हैं वो बड़े जुनून वाले टाइप्स और ये वो, मतलब दोनों तरह की कैटेगरी में आ जाते हैं हम जुनून वाले भी हैं, क्योंकि जो लोग समझते हैं वो कहते हैं यार बड़े जुनून वाले बंदे हैं। जी जी। अब जो घर वाले होते हैं हमारे, वो कह रहे थे बेकार आदमी है, मट्टी खाता है रोड पे, कुछ मतलब नहीं है इस बात का, बारिश में क्यों चला। मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ चला गया अमृतसर, फादर भी डॉक्टर है, वो मेरा फ्रेंड है, साथ में पढ़ा हुआ है। तो अंकल मुझे कहते की हो गया, मतलब प्रॉब्लम की है, गाड़ी तो आ जाता है यार। जी जी। जरूरत की है, मतलब बाइक की लोड़ा मट्टी खांदे हुए की लोड किया। मैं अमितोष को बोल रहा अपने फ्रेंड को, मैंने कहा क्यों, मतलब क्यों मिलवाया, गाली खाने के लिए? मैं आशीर्वाद लेने गया तो दूसरा आशीर्वाद दिलवा दिया। तो वो दोनों तरफ से हमें देखा जाता है कि हाँ, एक सभ्य कम्युनिटी जो प्रोफेशन में ज्यादा घुसे हुए हैं वो बाइकर्स को उस लेवल पे नहीं समझ पाते हैं। बट बाइकर्स अपने पैशन के लिए, अपनी लिविंग को और अच्छा बनाने के लिए वो बाइकिंग कर रहे होते हैं। तो वहाँ हम खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और वो फिर हमें एनर्जी भी देता है कि हम वापस अपने प्रोफेशन में आके उस चीज को यूज कर पाते हैं। बेसिकली एक पावर चार्ज है। और मैं कह रहा हूँ एक ऐसा चार्जर जो आजकल है ना आईफोन वाला, भाई ये 60 वॉट का है, ये 12 वॉट का है, तो भाई हमारा तो 100 वॉट का है। जिसे हम लगा के संडे को, पहले संडे मेरी क्लिनिक्स होती थी, मैंने आई बॉट माई फर्स्ट बाइक, तो 6 महीने मेरा संडे मॉर्निंग क्लिनिक होता था। तो मैं 6 महीने सिर्फ असेंबली पॉइंट तक जाता था, वहां से वापस आ जाता था, क्लिनिक राइड कर ही नहीं पाता था। सो आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं यार ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब खराब हो जा रहा है सब कुछ। तो मैंने क्लिनिक बंद किया, मैंने क्लिनिक संडे सुबह का बंद करो यार, शाम को देखूंगा, मेरे इनको नहीं चाहिए सुबह का क्लिनिक, 6 दिन तो काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो मैंने सुबह का क्लिनिक बंद किया और सुबह राइड करना स्टार्ट किया। वो राइड से आके मेरा क्लिनिक 2 o'clock होता था। ओके। पूरा शिफ्ट नहीं कर पाया था। राइड से आते ही भूत बना हुआ, घर वाले कहते थे भूत बन के चला जाएगा। तो बहुत टाइम लगता था उस फेज में वापस उतरने के लिए। ठीक है, अभी राइड हो गया, एनर्जी पूरी आ गई, चलो दिखवाओ यार पेशेंट। तो वहां जाके टेक्नीशियंस को, कंपाउंडर्स को भी बोलता था चल भाई चल जल्दी भेज। तो वो वाली फील जो आती थी कि हाँ अभी मैं एनर्जी चार्ज होके आ गया हूँ, मुझसे पूरा हफ्ता काम कराओ, कोई टेंशन नहीं है। क्या बात। तो एक सैचुरेशंस जब लाइफ में आने लगती है ना कि ठीक है सुबह उठ के वही काम है, उठो नहाओ दो, खाओ, पेशेंट देखो, आ जाओ, फिर खाओ दो, फिर पेशेंट देखो, चुपचाप सो जाओ, फिर कर वही हाल है। तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको वो पैशन वो जिंदा रखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ बर्थ को हमेशा रखो कि नहीं यार यहाँ से मुझे एक डेली रूटीन से हटके कुछ ऐसा काम हो जो आपकी लाइफ को स्पार्क दे रहा हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आई मस्ट से, बीइंग अ डॉक्टर आई कैन सजेस्ट एवरीवन कि आप अपने पैशन से जरूर जुड़े रहें। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास हैं जो भूल गए वो क्या थे। एग्जैक्टली। इफ आई आस्क समवन मनीष भाई मनीष क्या है, मुझे ये बता दो, नहीं पता, काम कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। पिछले 20 साल आपने क्या किया? सर पता ही नहीं क्या किया, मुझे ही नहीं समझ आ रहा मैं 20 साल से कर क्या रहा हूँ। क्या बात। मैं एक ही प्रोफेशन में घुसे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, रोज उधर से ऑफिस के थपेड़े लग रहे हैं, इधर से घर के लग रहे हैं, ये EMI देना है, ये करना है। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ मनीष कौन है। हाँ, कौन था वो? तो वो याद करते हैं कि यार मेरे को बहुत पसंद था सर पेंटिंग करना, मेरे को बहुत पसंद था दोस्तों के साथ जाना, बाहर चाय पीना, मैंने तो क्यों छोड़ दिया आपने? वही चीज़ है जो आपको वापस जिंदा रखती है, वही चीज़ है जो आपको डिप्रेशन की टैबलेट से बचा लेती है। क्या बात। वो एक ऐसी टैबलेट है जो आपको लाइफ टाइम लेते रहना है, चाहिए। और आप कभी भी ऐसे गंदे वर्ड्स में मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे एंजाइटी हो गई है, मुझे को नींद नहीं आ रही है और मेरे से संभाला नहीं जा रहा है, आई वांट टू क्विट, मैं सुसाइडल थॉट्स लेने लगा हूँ, आप सबको इस चीज़ों से ये बचा के रखता है।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब अपने पैशन से जुड़े रहें और करते रहें अपना पैशन, तो वो आपको एनर्जी देता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं जी, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, डॉक्टर साहब होम्योपैथी के बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर हैं और इनके क्लिनिक्स हैं काफ़ी जगह। तो जैसे आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के बारे में या होम्योपैथी को लेके आपका क्या स्टैंड है? मतलब बेसिकली होम्योपैथी किस टाइप की दवाई में आती है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या चीज़? देखो सर, होम्योपैथी अगर बोला जाए, अगर मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो ये सेफ, जेंटल एंड एक परमानेंट क्योर है। ओके। मतलब मैं अप्रोच के लिए लोगों को बोलता हूँ, मेरे फादर होम्योपैथिक डॉक्टर है, मेरे बड़े भैया होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैं हूँ, वाइफ को मैंने अपने मैरिज के बाद डॉक्टर बनाया, ऑल्दो शी इज MSc बॉटनिस्ट, B.Ed किया हुआ, उनकी गवर्नमेंट सर्विस थी, वो मैंने क्विट कराई क्योंकि उसमें था कि भाई तुम कहीं और रहोगे, गवर्नमेंट सर्विस है, बीइंग अ टीचर आपके तो तबादले होते रहेंगे, ट्रांसफर्स होंगे, अब लाइफ हेल हो जाएगी, तो आई आस्क कर बनाया उनको। तो मैं यूजली पेशेंट से भी बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखो कि अगर आप अपने लाइफ टाइम में 100 टाइम बीमार होते हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को कोशिश करो 90-95 टाइम्स आप अपने को जेंटली, सॉफ्टली और परमानेंटली ठीक करो। इमरजेंसी मेरे सामने भी आ सकती है, बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन, जरूरी नहीं है मुझे कभी मॉडर्न साइंस का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, अदरवाइज मैं अपनी बॉडी को एक सॉफ्टली, जेंटली अच्छे से ट्रीट करता रहूँ और लाइफ अच्छे से, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, बिना किसी हार्श ट्रीटमेंट के, हार्श मेथड के अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। तो होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो आपकी बॉडी में, एक होम्योपैथी का लॉ होता है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब उसका मतलब है लाइक्स क्योर लाइक्स। ओके। मतलब सिद्धांत ये है कि एक क्रूड फॉर्म जैसे आपकी बॉडी में जाता है, तो जो वो सिम्टम कॉज कर सकता है ज़्यादा क्रूड फॉर्म में लेने से, अगर हम उसी को पोटेंटाइज कर दें तो वो आपकी उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है। Great. इसका जन्म भी ऐसे ही हुआ, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने ये स्टार्ट किया था, एक वो ट्रांसलेशन एक कर रहे थे जिसके अंदर मलेरिया ड्रग के ऊपर काफ़ी ट्रांसलेशन था, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर उससे उन्होंने देखा कि एक पेरुवियन बार्क है जो डॉक्टर किसी को दिए जा रहा है मलेरिया के लिए और वो खुद भी अफेक्ट हो गया। तो उनको ट्रांसलेशन करते टाइम ये फाइंड आउट हुआ कि ऐसा हुआ क्यों। तो ही हिमसेल्फ टुक दैट पेरुवियन बार्क और देखा कि कुछ दिन उसको लेने के बाद उनको फीवर आना स्टार्ट हो गया। और जब उसे ही सही ड्रग फॉर्म में दिया जाता था तो वो उस चीज़ को ठीक भी करती थी। तो यहाँ से इस सिद्धांत का जन्म हुआ और 1796 में होम्योपैथी का बर्थ हुआ। 1796 के अंदर जहाँ उन्होंने ये बताया कि लाइक क्योर्स लाइक करके उन्होंने इस लॉ को सामने वो लेके आए। लॉ पहले भी था जी, लाइक क्योर्स लाइक का लॉ, मतलब आपने सुना होगा लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ, ठीक है। इन द सेम वे, मतलब एक सिद्धांत पहले से था बट उन्होंने उसको एक टेक्नोलॉजी लगाकर, एक साइंटिफिक मेथड्स के साथ, एक लॉजिक के साथ लेके एक मेडिकल प्रोफेशन में उसको एंटर कराया और यहाँ से होम्योपैथी का जन्म हुआ। तो होम्योपैथी एक बहुत सिंपल सब्सटेंस से आपकी बॉडी के अंदर आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है जी। और वो इम्यून सिस्टम फाइट करके आपको डिजीज से बाहर निकाल लेता है। क्या बात, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। अच्छा, इसमें होम्योपैथिक इलाज के बारे में बोला था कि बिल्कुल जड़ से खत्म करता है। जड़ से, मैंने बोला ना, एक सेफेस्ट, जेंटल एंड परमानेंट क्योर। इफ यू आर आस्किंग फॉर कि भाई मेरा बॉडी पूरा रिलीफ होना चाहिए, ठीक है, मैं समझता हूँ किसी को अभी पेन हो रहा है तो ठीक है, एक हमने पेन का टेबलेट दे दिया, पेन अभी कम हो गया, बट जैसे ही उसके इफेक्ट खत्म हुए फिर दोबारा आ गया, राइट। तो अगर आप जब तक रीजन पे काम नहीं करोगे तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बेसिकली होम्योपैथी जो है वो बाय रूट ठीक करती है और जड़ पे काम करती है। हाँ, उसको ठीक करते हैं तो पेशेंट परमानेंट क्योर होता है। इट टेक्स टाइम आल्सो ना, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पहले मैं जरूर कह सकता था कि हाँ, मैं भी एक टाइम पे था, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मैं भी लोगों से बहुत सुनता था सेम बहुत धीरे काम करती है, बहुत टाइम, परसेप्शन यही है लोगों में कि भाई होम्योपैथी टाइम लेती है। आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऐसे दे सकता हूँ जहाँ मैं कहूँगा कि चलो एक पेशेंट है जो एलर्जी का ट्रीटमेंट ले रहा है, हमारे पास बहुत केसेस इस तरह से आते हैं, पेशेंट कह रहा है सर 5 साल से मुझे एलर्जी, मैं 5 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, बट अब मुझे लग रहा है काम नहीं चलेगा, मुझे इसको जड़ से ठीक करना है, तो मैं आपके पास आया हूँ। तो होम्योपैथी को जाने लगा है। मार्केट में, सोशल उसमें, सर्विसेज में देखा जा रहा है कि होम्योपैथी इज साइंस जिसको अगर परमानेंट ठीक करना है तो भाई अब काम नहीं चल रहा, अब होम्योपैथी में शिफ्ट हो जाओ। अब अगर होम्योपैथिक फिजिशियन एक 5 साल ट्रीटमेंट चलने वाले पेशेंट को ये बोलता है कि आप ठीक हो जाओगे, 1 साल का ट्रीटमेंट है, तो पहले ही में तो लगेगा 1 साल लगेगा, बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। ऑल्दो ही इज नॉट रियलाइजिंग कि वो 5 साल से उसी चीज का ट्रीटमेंट ले रहा है, बट वो ठीक नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ है। तो उसके कंपैरेटिव तो मेरा 1 साल का ट्रीटमेंट बहुत कम है, 5 गुना छोटा है उससे।
एग्जैक्टली। और जो आपको परमानेंट ठीक कर देगा, आपको अगले और 5 साल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो अगर देखा जाए एक लाइफ स्पैन जो होता है ना डिजीज का, उसको ठीक करने में जो टाइम चाहिए वो तो चाहिए। इफ समबडी इज आस्किंग कि यहाँ से गुड़गांव जाना है यार, तो गुड़गांव जाने में 1 घंटा तो लगेगा ना भाई। अब कोई अनजान इंसान है, वो बस में बैठ के 5 मिनट बाद बोलता है यार गुड़गांव नहीं आया, कहाँ ले जा रहा है, फिर 5 मिनट बाद बोल रहा है गुड़गांव नहीं आया, कहाँ ले जा रहा है। बस वाला हाथ जोड़ के बोले भाई तू उतर पहले, मैं दूसरों को तो ले जाने दे। दूसरी बस में बैठा, फिर बोल रहा है 5 मिनट बाद गुड़गांव नहीं आया, 5 मिनट बाद फिर गुड़गांव नहीं हो, वो भी उतार देगा। सो इन द सेम वे हर एक डिजीज ठीक होने में टाइम लेती है। तो मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आप उस चीज़ को ज़रूर समझें, उतना टाइम पैथी को ज़रूर दें, अपनी बॉडी को ज़रूर दें कि वो आपको रिकवर कर सके। अपना जजमेंट अपनी तरफ से लेके पेशेंट ना ट्रीटमेंट से हट जाता है, उसका लॉस भी पेशेंट को उठाना पड़ता है। डॉक्टर नहीं बोलेगा अच्छा भाई तुम आए क्यों नहीं, डॉक्टर इज देयर फॉर यू ओनली, वो रहेगा वहाँ पे, आप आओगे तो ट्रीटमेंट देगा। बट हाँ मुझे लगता है डॉक्टर्स को भी ये चीज़ पेशेंट्स को समझाना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट इस तरह से चलेगा, ये फॉलोअप रहेगा और इसी तरह से ठीक होगा। टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा इफ यू वांट इट कि वो परमानेंट ठीक हो जाए, नॉट फॉर सब्सटेंशियल कि बस अभी दिया अभी ठीक हो गया, चलो टेम्परेरी रिलीफ मिल गया, अभी एलर्जी का गोली खाया छींके आना बंद हो गया भाई। ओके, अब जैसे होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, ये क्या सबके लिए सेफ है? जैसे प्रेग्नेंट वुमन हो गई, बच्चे हो गए। बिल्कुल सर, मैं आपको इस चीज़ के लिए दावा कर सकता हूँ, अभी तक साइंस ने जितना किया है, तो होम्योपैथी में ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि होम्योपैथी में क्रूड फॉर्म्स नहीं होती। ओके, क्रूड फॉर्म्स लाइक का मतलब, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हम सब जानते हैं जामुन से डायबिटीज की मेडिसिन बनती है। जामुन की गुठली खा लो, जामुन का सिरका पियो, पत्ते घोल के पियो, और सो आयुर्वेदा इज, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी दूसरी साइंस को डिफाइन करने के लिए शायद उतना सक्षम नहीं हूँ अभी, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ आयुर्वेदा हमें बोलता है कि आप इसकी जामुन की गुठली पीस के एक पाउडर बना लीजिए और उसको लेना स्टार्ट करो। वो उनका सिद्धांत है, वी अप्रिशिएट इट। एंड हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि आप जामुन की गुठली को डायरेक्ट नहीं लेंगे। हम उस जामुन की गुठली को, एक मेडिसिनल अल्कोहल होता है जिससे होम्योपैथी का जो बेस है, जिससे मेडिसिन तैयार की जाती है, तो अल्कोहल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हर किसी क्रूड फॉर्म को तोड़ता है और उससे उसकी एनर्जीज निकाल लेता है। ओके, ठीक है ना। तो होम्योपैथी क्या करता है, उसी चीज़ को कुछ टाइम अल्कोहल में प्रिजर्व करके रखता है। जब अल्कोहल में उसके कंटेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर उस रॉ मटेरियल को छान के फेंक देता है। नो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मीन्स कि क्रूड फॉर्म नहीं होता है तो इसलिए आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। हमने सिर्फ वो कंटेंट लिया जिससे काम करना था, चीज़ हमने हटा दी है। तो होम्योपैथी इतना डिस्टिल्ड, इतना पोटेंटाइज फेज पे चला जाता है कि आप ढूंढना चाहो बॉडी में कि क्रूड फॉर्म है तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये वो बात हो गई जैसे कि किसी के ब्लड में से खाली प्लेटलेट्स ले ली आपने और ब्लड इस तरह से, मतलब जो चीज आपको चाहिए थी आपने सिर्फ वो यूज करी, आपने पूरा प्रोडक्ट नहीं यूज किया। क्या बात, तो जरूरत का सिर्फ यूजफुल चीजें ली और उससे पैथी में एक मेडिसिन बना के उससे ठीक करना स्टार्ट किया। तो इसलिए होम्योपैथी का सेकंड लॉ बना लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। लॉ ऑफ सिंप्लेक्स इज सिंपल चीज जो लेनी है उससे काम करो, एक ही टाइम पे एक ही ड्रग को, एक ही चीज को प्रिस्क्राइब करो। एक लॉ ऑफ मिनिमम है होम्योपैथी में, जो मेन सिद्धांतों में आता है। लॉ ऑफ मिनिमम इज कम से कम मात्रा यूज की जाए और उससे पेशेंट को ठीक किया जाए। बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत है नहीं, कम से कम मात्रा का ये मतलब है कि इतना ही लेना है कि बॉडी को फायदा दे, नुकसान ना दे। ओके, लॉ ऑफ मिनिमम लाया गया वहां से कि बहुत कम क्वांटिटी, बहुत जैसे होम्योपैथी में जो डिवीजन डिस्टिलेशन जो आता है पोटेंटाइजेशन करने के बाद, तो वहां पे क्रूड फॉर्म कितना रह जाती है, एवोगैड्रो नंबर जो होता है ना हमारा 10⁻⁻23, उससे भी नीचे पावर में उसके अंदर आपको क्रूड फॉर्म मिलेगा। तो अभी बहुत सारी साइंस लगी हुई है जहाँ होम्योपैथी को आपने सुना होगा, होम्योपैथी इस कंट्री में बैन है, दो डोंट बिलीव इन होम्योपैथी। वो कहते हैं होम्योपैथी एक प्लेसिबो है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो ढूंढने चलते हैं तो उनके उसके अंदर मिलता नहीं, सिर्फ पावर्स मिलती हैं, क्रूड फॉर्म मिलता नहीं। तो सब्सटेंशियली कहते हैं नहीं, प्रूफ ही नहीं हुआ, इसके अंदर हमें मिला ही नहीं। आपने जामुन की गुठली से बनाया, जामुन की गुठली तो है नहीं, बट वो ये भूल गए कि इसमें पोटेंटाइजेशन है, चीजें, हाँ, कंटेंट इसका निकल गया। मान लिया ना कि एवोगैड्रो नंबर भी कुछ होता है, वहां जाके भी चीजें मिलती हैं, 10⁻⁻23 जाके भी चीजें पॉसिबल हैं, तो होम्योपैथी भी उसी लेवल पे पॉसिबल है। और इसको कुछ अब साइंस ने प्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ एमआईटी के कुछ रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं, आईआईटी के कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसको प्रूव किया है। हाँ, देयर आर थिंग्स जो ये एनर्जी कैरी कर रहे हैं, क्या बात, जो जामुन की एनर्जी को कैरी करके उस लिक्विड के थ्रू आपकी बॉडी तक पहुंचा रहा है। तो दिस इज़ अ मेन फैक्टर क्यों होम्योपैथी किसी को नुकसान नहीं देती है। तो इन द सेफेस्ट मेथड मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा मेथड है जो ना बच्चे को, ना प्रेग्नेंट लेडी को, ना बूढ़े को, किसी को भी थ्रेशोल्ड साइड इफेक्ट्स नहीं देता है किसी भी हाल में। थ्रेशोल्ड से मतलब क्या है कि जो आपकी बॉडी को
जानलेवा हो सकता है। आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ आती है, हम कह रहे हैं आपने ज़्यादा संतरे कल खा लिए, कुछ ना कुछ तो नुकसान देगा, दवाई तो नहीं है एग्जैक्टली। बट हाँ, किसी भी चीज़ की ओवरडोज होंगी, नुकसान आपको हर चीज़ के मिलेंगे। एक इंसान ने 10 लीटर पानी पी लिया एक दिन में, वो भी देगा नुकसान देगा भाई। आपने घी ज़्यादा खा लिया, नुकसान देगा भाई। तो ऑल्दो होम्योपैथी में क्वेश्चन लेके आते हैं लोग, होम्योपैथी कहते हैं सर हमारे बच्चे को 1 साल का बच्चा है, नुकसान साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे ना? मतलब ठीक है, इनका पेरेंट लोग की चीजें ठीक है अपने आप में, बट एक्चुअल फॉर्म इज कि ठीक है भाई, आप जो आज अमूल का दूध पी रहे हो, नुकसान तो वो भी दे रहा है, आपको वहां डर नहीं है। बट हाँ, जब आप मेडिसिनल फेज पे आ जाते हो तो एवरीबडी वांट्स के ये कंफर्म होना चाहिए मुझे यार मेरे को नुकसान नहीं। हम दूध वाले को बोलते हैं ना भैया पानी मिला लेना, झेल लेंगे, कुछ और मत मिला, एग्जैक्टली कह दो भाई, डायरेक्ट बोल दो। तो अभी वाला वो फेज आने लगा है कि यार चेकिंग एवरीवेयर, इसकी डेट निकल गई, खराब हो गई, अब चेक करते हैं, चेक कर लेते थोड़ा हैं, कॉन्शियस हो गए लोग। तो पीपल आर नोइंग अबाउट इट कि ठीक है भाई हमें उन चीज़ों की केयर करना है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो प्रोडक्शन लेवल है ना वो ये क्रॉस कर रहा है कि भाई क्या बन रहा है हमें नहीं मतलब है। जी जी जी, ज़रूरत इतनी है, सब कुछ ले आओ, तुम जो भी है लेते आओ। तो देयर आर फ्यू पीपल, देयर आर फ्यू पॉपुलेशंस आर देयर, कुछ परसेंटेज अब इन चीज़ों को कंसिडर करने लगे हैं, जहाँ हम ऑर्गेनिक फूड ढूंढने लगे हैं। क्या बात कि भाई दाल हमें होता है, नहीं चाहिए भाई, गेहूं भी ये वाला पेस्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे को ये वाला चाहिए मेरे को। तो दिस इज स्पेसिफिकेशंस व्हिच यू वांट फॉर योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ के लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए कि हमें ये नुकसान ना दे। सो होम्योपैथी इज अ साइंस जो आपके लिए एक सेफेस्ट मेथड है आपकी बॉडी में से इलनेस को निकालने। ओके, जैसे हम देखते हैं होम्योपैथी में जो मेडिसिन आती हैं सारी वो वाइट कलर की गोलियों में आते हैं, हाँ, और उसमें वो लिक्विड डालते हैं। जी जी, वो बेसिकली क्या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है या बेसिकली पेशेंट बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमसे ये कहता है कि डॉक्टर साहब ये वाला लिक्विड ही दे दो डायरेक्ट, ये गोलियों में घुलवाना क्या चक्कर लगा रखा है। ओके ओके भाई वो डायरेक्ट दोगे, डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बट यहाँ पे होम्योपैथी का जो लॉ ऑफ मिनिमम मैंने आपको बताया ना, कम से कम एक डिफाइंड डोज आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो मेडिसिन वो लिक्विड है या वो लिक्विड है? ओके, वो टैबलेट तो सिर्फ एक मीडियम बनाया बना कि जिससे एक सही तरीके में आपकी बॉडी तक उस मेडिसिन को पहुंचाया जा सके, ओवरडोज ना हो। ओके, ओवरडोज नहीं होना चाहिए, राइट। तो उस ओवरडोज से बचाने के लिए सिर्फ उसको इस फॉर्म में बनाया गया, लिक्विड को उसमें डाल के दिया जाए, जिससे आपकी बॉडी में किसी हाल में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम हर किसी पेशेंट को वो प्रोफेशनलिज्म सिखा नहीं सकते। जो हमने 5 साल पढ़ा कि उसकी क्या वैल्यू है, वो हर पेशेंट को तो नहीं समझा सकते। पेशेंट हमसे बोलता है कि डॉक्टर साहब ये हमारे प्रिस्क्रिप्शन आप ही क्यों रखते हो? भाई ज़्यादातर डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर साहब अपने पास ही लिख के अपने पास ही रख लेते हैं। द ओनली रीज़न इज कि सब लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अभी इंडियन में वो लेवल नहीं आया है एजुकेशन का जहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई वो हर बार डॉक्टर को पूछ के ही मेडिसिन लेगा। अभी वो वाला लेवल आया नहीं है। वो सर दर्द हुआ दवाई ले ली जाके, एक पेपर लेके आएंगे और उस पे 10 टेप लगी हुई होंगी, ये मुझे 15 साल पहले डॉक्टर ने लिखा था जी, मैं तो यही गोली ले रहा हूँ, स्टोर पे जाता हूँ ये ले आता हूँ। या क्या थॉट है कि स्टोर पे जाओ भैया 3 दिन के बाद टैबलेट ले लो, यही हो रहा है। सर दर्द हो गया भैया कोई टैबलेट मैक्सिमम टाइम पे। तो फार्मेसी के थ्रू ही लोग बचना भी चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं कि भाई डॉक्टर की फीस ज्यादा थी, हम बार बार नहीं दिखा सकते। दीज आर द फैक्ट्स। इस फैक्ट की वजह से वो सोचते हैं चलो 200-300 रुपए में डायरेक्ट मेडिसिन मिल जाएगी भाई मुझे। बट द गैप जो आया बीच में कि एग्जैक्टली वही मेडिसिन चाहिए थी क्या, होम्योपैथी में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। कुछ डोजेज ऐसी हैं जो एक देने के बाद हम उसको दूसरी डोज को रिपीट नहीं करते, उसके एक्शंस 60 डेज तक, 70 डेज तक, 150 डेज तक आपकी बॉडी में रहते हैं। इवन हमने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं डॉक्टर साहब कि जैसे लास्ट टाइम बच्चे को बुखार हुआ जी, तो डॉक्टर ने सिरप लिख दिया या मेडिसिन लिख दी, तो वो उन्होंने संभाल के रखा। हाँ, 6 महीने बाद दोबारा कभी वो न हुआ कि चलो बच्चा बीमार हुआ, तो वो सेम वो उठाया और दे दिया डॉक्टर के, उस पे केमिस्ट के पास गए और वो सेम मेडिसिन लाके बच्चे को दे दी। हाँ, क्योंकि बिना ये जाने कि उसको वो सेम प्रॉब्लम है या नहीं है, या 6 महीने पहले क्या कॉज था। लैक ऑफ एजुकेशन ओनली। एग्जैक्टली, लैक ऑफ एजुकेशन। उनको सिर्फ इतना पता है कि बुखार हो गया तो डॉक्टर ने ये दिया था, हाँ ये दे दो बस, तो हर बार ये दे दोगे तो हो जाएगा। दे डिडंट नो कि किस तरह का बुखार था, उसके साथ और क्या सिम्टम्स थे, पिछली बार गला खराब था कि नहीं खराब था। आपने अभी एक हमारे पूरे वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा क्राइसिस अभी देखा, कोरोना देखा। हमने बीइंग अ फिजिशियंस सोशल सर्विस देते हुए हमने उसको डिफरेंट एंगल से देखा, पेशेंट ने उसको डिफरेंट एंगल से देखा। हमारा देखने का नज़रिया अलग था, आप लोगों का हमारी तरफ देखने का नज़रिया उस टाइम बहुत डिफरेंट था। सो आपने कोविड में जो होम्योपैथी जिस चीज़ को हमेशा से मानती आई, कोविड ने सबको बताया। एक ही घर में 4 लोगों को कोविड हुआ, बट हमने देखा कि एक लोग कह रहे हैं यार मुझे तो डॉक्टर बोल रहे हैं कोविड हुआ है, मेरे को तो कोई सिम्टम है नहीं, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। प्रोटोकॉल क्या है, यही दवाई खानी है,
एक कह रहा मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसको भी यही दवाई खानी है। एक कह रहा मुझे सांस ही नहीं आ रहा है, मुझे भी, तेरे को भी यही दवाई खानी है। दूसरा बोल रहा मुझे फीवर है, तेरे को भी यही दवाई खानी है। दूसरा कह रहा मुझे फीवर ही नहीं है, तेरे को भी यही दवाई खानी है। सो होम्योपैथी अपने आप को यहाँ डिफाइन कर लेती है। दिस इज अ बिग रीजन व्हाई होम्योपैथी आस्किंग यू लॉट ऑफ सिम्टम्स। वाइल आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत सारे सिम्टम्स पूछते हैं, और क्या हो रहा है बताओ, फीवर हो रहा है, और क्या हो रहा है साथ में बताओ, काफी और क्या हो रहा है बताओ, और क्या हो रहा है, प्यास कैसी लग रही है आपको बताओ। बेटे को फीवर हुआ, बेटे से फादर को हो गया, सेम ही ट्रांसफर हुआ। फादर कह रहे हैं मुझे तो ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है ठंडा पानी मिल जाए चीज तो मुझे प्यास बुझ जाए मेरी। बच्चा कह रहा है गर्म ले गया, ठंडा देख के ठंड लग रही है। सो दिस इज योर बॉडी जो हर चीज को, हर बॉडी का अपना अपना इम्पैक्ट है। राइट। तो इन द सेम वे आपको मेडिसिन भी वैसे ही चाहिए। सो होम्योपैथी में कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, जहां हर बॉडी को अलग तरीके से देखा गया। इसलिए होम्योपैथी में डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ज्यादातर सेफ रखते हैं अपने पास। उसकी बेसिकली हिस्ट्री रहती है ना। अदरवाइज डॉक्टर को क्या जरूरत है, आई एम नॉट हैप्पी मैं आपके प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रखूं, आप जब आओ तो ढूंढूं कहाँ है आपका प्रिस्क्रिप्शन। जी, मतलब 1000 पेशेंट का लोड मैंने ही लिया हुआ है, मैंने क्यों लिया भाई, मैं तो एक एलोपैथिक फिजिशियन मॉडर्न साइंस की तरह पेपर लिख के अपना चार्ज लो 500 रुपये, भाई छुट्टी करो, चलो चलो जाओ जहाँ से भी मेडिसिन लो। हम इतना पेन क्यों ले रहे हैं? एंड द ओनली रीजन इज जिससे पेशेंट को सेफेस्ट मेथड से ट्रीट किया जा सके। होम्योपैथी की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, आप तक किसी भी हाल में साइड इफेक्ट्स ना पहुंचे। जब आज आपको फीवर हुआ तो कुछ और सिम्टम थे, 6 महीने बाद उसी पेशेंट को जब दोबारा फीवर हुआ, वो कह रहा है इस बार तो कमर में बहुत दर्द है। एग्जैक्टली। बट उसको वो वाली मेडिसिन नहीं चाहिए, अलग चीजें हैं, उसको मेडिसिन दूसरी चाहिए। दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई होम्योपैथी डिफाइंस एज अ सिंप्लिसिटी, इंडिविजुअलाइजेशन। ऐसे ऐसे टर्म्स होम्योपैथी के मेन सिद्धांत बने कि जहां कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया, पर्सन टू पर्सन हर चीज वेरी कर रही है, तो आपको मेडिसिन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करना ही पड़ेगा। होम्योपैथी के जब ट्रीटमेंट कोई कराता है तो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में कोई रिस्क है क्या, कहीं भी किसी भी एंगल पे? रिस्क इस एंगल पे नहीं कह सकते। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जब पेशेंट अगर ओवरडोजिंग कर जाए, जैसे आजकल हम बहुत क्लिनिक्स में देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब आजकल ऐसा सिद्धांत हो गया, मतलब लोगों ने मान लिया कि इससे बड़ा एक अलग ही ज्ञान है। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी पेशेंट ने पेट दर्द को अगर सर्च किया गूगल पे, तो गूगल सर्च इंजन है, वो क्या करेगा, सबसे बड़ा पेट दर्द वाला डिजीज उठाएगा, आपके सामने रख देगा, जिससे उसका कोई लैक नहीं दिखे। इस वजह से वो क्या करता है, आपको डायरेक्ट बड़ी डिजीज दिखाता है। मुझे तो IBS हो गया, पेट दर्द होने पे पेशेंट कह रहा आगे डर हो गया मुझे कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो पेशेंट की अप्रोच जो है वो अपनी डिजीज के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। वो अपनी डिजीज को ढूंढ रहा है। कैंसर की बीमारी में पेट दर्द मिल रहा है, IBS में पेट दर्द मिल रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेट दर्द मिल रहा है, पेट की टीबी में पेट दर्द मिल रहा है। अब उसके सामने क्या आया, बड़ा कंफ्यूजन आया, पेट दर्द इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। अब बताओ कैसे, मुझे शायद यही वाली बीमारी हुई है। तो वो क्या हो रहा है, मतलब वो अननेसेसरी बर्डन ले रहा है। जब हमारे पास पेट दर्द आता है तो हम दूसरे सिम्टम से कंफर्मेशन लेते हैं, ब्लड आ रहा है स्टूल में तो ये डिजीज हो सकती है, पेट दर्द के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये डिजीज हो सकती है, वेट घट रहा है, फीवर आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर रहे हैं। हम पेशेंट को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। वो अपने एक सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सारी डिजीज को जज कर रहा है। सो ये ग्राफ लोगों को मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है। और यूट्यूब से फिर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से भाई अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेडिसिन बताओ, ये वीडियो शुरू हो गई, उसने 10 मेडिसिन बता दी उसमें से। अब पेशेंट किसी को नहीं पूछ रहा है, लोग डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, ये वाला मेडिसिन दे दीजिए। क्या बात, बिना वो करे। हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों मांग रहे हैं, लेके फिर हमें से पूछेंगे कैसे लेना ये। अच्छा ठीक है, मतलब कंफर्मेशन उन्हें डॉक्टर से चाहिए। जी 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 जी, ठीक है। फिर हमसे पूछेंगे कैसे लेना ये। अगर हम बाई चांस, वैसे तो मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं, नहीं देना चाहिए किसी भी डॉक्टर को ऐसे विदाउट नोइंग देयर पर्टिकुलर सिम्टम्स, ऐसा नहीं बताना चाहिए। हम बता भी देते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, किसी तरह पता लगे कुछ ठीक होगा, नहीं दिखाना चाहते, इट्स अ डिफरेंट थिंग। 10-10 बूंद ले लेना जी, वीडियो में तो 20 बूंद बताया है, आप 10 क्यों बता रहे हैं, अब इसका सवाल जवाब कौन देगा, फिर उन्हें समझाओ। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट नाउ अ डेज। इंडियन माइंड जो है इस तरह से हो गया कि मुझे मेडिसिन पता लग गया, मैं खुद ही खा लूंगा, बट वो उन्हीं के लिए डेंजरस है। डॉक्टर पे इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है एक्चुअल में, वो खुद तुम्हारे लिए डेंजरस है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, ठीक है आपने किसी डॉक्टर को वहाँ देखा, उसने आपको गाइडेंस ज़रूर दिया, बट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन आप अपने नियर बाय किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर मिलें और उनसे पूछें, अपने आप को कंसल्ट करें, एक सही मात्रा में सही दवाई लें, जिससे आपका ट्रीटमेंट जल्दी पॉसिबल हो सके। जी जी। अच्छा, अभी आजकल देखा जा रहा है कि होम्योपैथी का ग्राफ अच्छे से जा रहा है ऊपर, लोग जा रहे हैं होम्योपैथी की तरफ। पीपल स्टार्ट बिलीविंग ऑन होम्योपैथी नाउ। जैसे उसके बहुत सारे रीजंस हैं। साइंस इज स्प्रेडिंग,
जब भी कोई साइंस स्प्रेड करती है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके रिवर्ट बैक से स्प्रेड करती है। मैंने आपको घुटना ऐसे दबाया, अभी आप कह रहे हो अच्छा लग रहा है, ये रिवर्ट बैक देगा। क्या बात। आप घर पे बैठ के 2 बार घुटना ऐसे एग्जैक्टली कि भाई सर ने किया था ऐसे तो आराम आया था उससे। साइंस ये है, साइंस स्प्रेड होती है, कोई भी साइंस हो वो स्प्रेड होगी, आप रोक नहीं सकते उस चीज को। तो किसी ने बताया कि भाई पहले तो मालिश करने वाले होते थे, अभी फिजियोथेरेपिस्ट आने लगे, अभी कायरोप्रैक्टर आने लगे, तो साइंस इवॉल्व हो रही है। किसी ने जैसे किया वो वैसे ही ठीक करना चाह रहा है। ये हिंदुस्तान है, हथौड़ा मार के भी कमर ठीक कर दी जाती है। वो देखा हमने, देखा ना। उससे पीछे चले जाओ, कहीं ऐसा भी मिल जाएगा ये उल्टा पैदा हुआ था भाई, ये लात मार के कमर ठीक कर देता। साइंस है, नहीं रुक रही है, लात मारने वाले की भी स्प्रेड हो रही है, क्योंकि हमें उससे रिलीफ मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो जब हमें किसी भी चीज़ से आराम आता है तो हम उसको स्प्रेड करते हैं। भाई तेरे को ये हो गया था, वॉट्स हो गए, पीर पे जाके झाड़ू चढ़ा दे, ठीक हो जाएगी। नहीं रोक पा रहे आप, स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वो उससे रिलीफ फील कर रहा है। जी। तो ऐसी बहुत सारी साइंस हैं। और उसी तरह होम्योपैथी एक साइंटिफिक साइंस है, जिसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, प्रूफ किया गया उसको। और एक साइंटिफिक साइंस जब बेटरमेंट के लिए काम कर रही है, सोसाइटी के लिए एक सेफेस्ट वे में आपको ठीक कर रही है, बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक कर रही है, तो वो डे बाय डे स्प्रेड हो रही है, डे बाय डे स्प्रेड हो रही है। और लोग समझ रहे हैं, ठीक होने के बाद दूसरे को बता रहे, भाई मैं तो एक ही बार ले आया, थोड़ा टाइम जरूर लगा मुझे, बात बोलेंगे भी इस चीज़ को, क्योंकि अंडरस्टूड नहीं कर पाए। सो बोलेंगे कि अगर तुझे जड़ से ठीक कराना है ना, होम्योपैथी में जा। एंड आई हैव नोन पीपल जहाँ दूसरे फील्ड भी होम्योपैथी को प्रेफर करने लगे हैं। हम जिस तरह से एलोपैथिक मॉडर्न साइंस में जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथी को रेफर करते हैं। क्या बात। दे नो इट वेरी वेल कि एलर्जी ट्रीटमेंट कराना है, जस्ट गो अहेड। मेरे नॉन होम्योपैथिक फिजिशियन है, आप बेफिक्र होके जाओ। क्या बात। एंड दिस इज सपोर्ट टू एवरीवन। हम भी कहते हैं ना, फ्रैक्चर हो गया भाई, यू आर कमिंग टू अस। फ्रैक्चर हुआ है ना, जाना भाई। अच्छा, उसके बाद स्लिंग लगवा लो, सब कुछ करा लो, देन यू कैन कम टू मी। आपके पेन के लिए मैं ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। आपको कोई साथ में कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको साथ में और कोई प्रॉब्लम है, आई कैन हेल्प यू। बट फ्रैक्चर हुआ है, दिस इज नॉट माई केस। राइट। तो होम्योपैथ्स को और दूसरी मॉडर्न साइंस को या किसी भी साइंस को फॉर अ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी काम करना है, गो अहेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसी वजह से होम्योपैथी क्या कर रही है, डे बाय डे ग्रो कर रही है। आज अगर ग्राफ की बात करें तो आउट ऑफ 100 60% पीपल आर देयर हु प्रेफर होम्योपैथी। क्या बात। एंड स्पेशली फॉर देयर चिल्ड्रंस। इतना सब कुछ साइड इफेक्ट्स का झमेला देखने के बाद कि भाई इसमें एवरी साइड इफेक्ट नहीं है। यार डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा ना बचपन से होम्योपैथी में रहे। राइट। ये उनके खुद के वर्डिंग्स हैं exactly. कि हम नहीं चाहते हम इसको उस पर लेके जाएं, हमने कभी आज तक होम्योपैथी खाया नहीं है, बट अपने बच्चे के लिए वी वांट कि ये हमेशा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे रहे। ये लोगों के वर्ड्स हैं जो आके क्लिनिक पे डॉक्टर को बोल देते हैं कि नहीं सर, हम ऐसा चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए पेरेंट्स हमेशा क्या चाहता है, सेफ्टी। तो जब वो इतना बिलीव करके कि वो आने वाली जनरेशन के लिए आपके ऊपर बिलीव कर रहा है, तो दिस शोज कि हाँ साइंस क्यों ग्रो कर रही है। अभी आपने जैसे बात की कोरोना की, जी कोरोना टाइम देखा, बट उसमें हमारी जो होम्योपैथी की हम बात करते हैं, उसमें होम्योपैथी का क्या रोल रहा? उसमें होम्योपैथी का, आपके तो बहुत सारे पेशेंट आए होंगे, चीज़ें देखी होंगी आपने। फर्स्ट वेव में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया तो जो रेगुलर हमारे पेशेंट थे हम छोड़ नहीं सकते भाई, ठीक है प्रोफेशन है तो हम बीमार को इस टाइम कैसे छोड़े। तो पहले वाले प्रोफेशन में तो कंपाउंडर्स नहीं थे, उनकी फैमिली ने भी बुला लिया, नहीं वापस आ जा, किसी हाल में नहीं रहना। डर सबको था कि भाई क्लिनिक पे तो पेशेंट के बीच में काम कर रहा है, बेटा भाड़ में गई तेरी नौकरी, तुझे कुछ हो गया तो कौन देखेगा? इस टाइम कोई किसी को नहीं देख रहा, तो तुझे हो गया तो क्या देखेगा। तो वहाँ पे ऐसा फेज था एक जहाँ कोई कंपाउंडर कोई टेक्नीशियन नहीं था। ऐसा भी टाइम आया जहाँ दिन भर मैं सारे पेपर्स घर ले जाता था, दिन भर फोन पे कंसल्टेशन लेता था, रात को जाके खुद उनकी मेडिसिन प्रिपेयर करता था और सुबह गार्ड के पास रखवा देता था कि भाई वहाँ मेडिसिन रखी है, वहाँ से उठा के ले जाओ। क्या बात। ऐसे सपोर्ट किया हमने फर्स्ट 15 डेज। जब सेकंड वेव आया तो कोई भी गार्ड, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त यार, सब इतने फियर में थे, सब इतने डरे हुए थे, कोई अवेलेबल नहीं था, कोई अवेलेबल नहीं था। वो इमोशंस कनेक्शन थे सबके, मगर एक डर सबके अंदर का था, यार बाई चांस मैं इफेक्ट हो गया तो हु विल लुक आफ्टर टू माय फैमिली, एग्जैक्टली देखेगा, सबका सेम प्रॉब्लम, सबका सेम प्रॉब्लम। अब हम उस फेज में थे कि हम ये नहीं बोल सकते अपने पेशेंट को। तो सेकेंड वेव तो जैसे आप मेरे साथ बैठे हो, कुछ डिफरेंस करके ऐसे पेशेंट बैठा के मैंने एक केबिन में कोविड के देखे, क्योंकि इतने लोग हो चुके थे कि हम उनको मना ही नहीं करते। अब कल को आप मेरे पास आते हैं कि कपिल भाई ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूं? मेरा सिर्फ एक ही वर्ड था, आ जाओ देखते हैं।
और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। सर क्या बात है। सो ऐसे जब देखना स्टार्ट किया तो मैं घर से बोल के जाता था कि आज मैं पॉजिटिव होकर आऊँगा, आज चांस नहीं है। 4 कॉल तो आ चुकी हैं कोविड फैमिली की और देखना मेरी मजबूरी है। माय गॉड। सो उस लेवल को हम क्रॉस कर गए थे कि भाई ये हमारी कहना कि आप छोड़ ही नहीं सकते, आपको भाई यही चीज हो तुम, सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए तो हो तुम, तो हाँ ऑब्वियसली, और यहाँ तुम क्विट कर जा रहे हो, तो नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम सेकेंड वेव में ऐसे गए कि यार होगा ही होगा, नहीं बचेंगे। अब हुआ नहीं हुआ, एसिम्प्टोमेटिक फेज के कभी निकल गया, बट टचवुड ऊपर वाली कृपा है मेरी फैमिली को कोई पॉजिटिव नहीं आया अभी तक उस फेज में भी। क्या बात। हम रोज फैमिली से मिले भी, थोड़ा डिफरेंस जरूर बना के रखते थे कि ठीक है भाई इन चीजों ईश्वर ने बड़ी कृपा की इस बात को। मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि इतना कुछ देखने के बाद भी मैं पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक फेज पे रहा, मैंने कभी फीवर को फील नहीं किया उस टाइम। तो ये बहुत बड़ी बात थी। होम्योपैथी ने उस टाइम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी निकाली कि आप दुनिया ने बहुत खाई भी, आर्सेनिक एल्बम 30 करके चला, बहुत कुछ चला कि आपकी प्रिवेंशन हो जाएगी, और वो प्रिवेंशन का बेसिस भी यही था आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो ये मेडिसिन आपको उसके लिए थोड़ा इम्यून बना सकती है, थोड़ी ताकत दे सकती है ऐसे सेम सेट ऑफ सिम्टम्स के लिए। तो वो सब चला भी। तो होम्योपैथी ने उस टाइम बहुत काम किया, जो कि रिकॉग्नाइज भी किया गया बाद में गवर्नमेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, बहुत उस चीज़ को माना भी गया। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि होम्योपैथी को ऐसे क्राइसिस में लोगों ने बिलीव किया, एंड दिस शोज कि उनका बिलीव इसीलिए था क्योंकि होम्योपैथी काम कर रही थी। उनका बिलीव इसीलिए था क्योंकि हमने पहले उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया हुआ था। वरना ऐसी डिजीज़ के लिए मैंने किसी का घुटने का दर्द अगर ठीक किया था तो वो मुझे पूछ रहा था डॉक्टर साहब होम्योपैथी की दवाई दो मेरे को, मैं विश्वास करता हूँ आपके ऊपर, मैं क्या बात क्या बात। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कहाँ से वो कनेक्ट बनता है। जब एक पेशेंट ठीक हो जाता है ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब सबको मेरे को विश्वास है, मगर मुझे विश्वास है आप एक बार ऐसे मुट्ठी बंद करके मुझे कोई दवाई दे दोगे ना, आई बिलीव कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बेसिकली कहीं ना पॉजिटिविटी भी देते हो आप साथ। बिल्कुल, वो जरूरी है, वो आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। हर कोई उठ के चलने को तैयार है, मगर कोई हाथ पकड़ के नहीं कह रहा चलना मैं चल रहा हूँ ना, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, चल तो सही, तो वो तुरंत खड़ा होकर चल देगा, अच्छा ठीक है भाई एक भाई साथ खड़ा हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे टाइम पे पेशेंट को वो बिलीव दिखाओ, यस आप ठीक हो सकते हो, आप आओ तो सही, क्या बात, हम ठीक करेंगे। और जब वो ठीक हो जाता है तो वो कहता है तू चलना, मैं बिलीव कर रहा हूँ अपने डॉक्टर के ऊपर, वो ठीक करेंगे। तो सर ये तो आपकी लाइफ का एक फेज है कि भाई चलो आपने ये सब चीज़ देखी एज ए बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए राइडर तो कुछ बताओ। ये इस वाले पार्ट में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं बाइक का बड़ा शौकीन हूँ, तो आपकी तरह मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इसमें, और हमेशा रहने वाला हूँ। आप तो कुछ ज़्यादा ही हो। हमेशा रहने वाला हूँ। ये अगर मैं शुरुआत से बात इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब ये जो शौक था, इस जुनून में कब बना सर? ये बहुत बहुत बिल्कुल बिगनिंग से था। तो जब मैं बहुत ही छोटा था तो एक सीरियल आता था, सुपर ह्यूमन सामुराई करके एक सीरियल आता था। जी। एंड वो एवरी सैटरडे और थर्सडे आया करता था शाम को 5 बजे। सो आई बिलोंग्स टू अ फार्मर फैमिली। उस टाइम घर पे जो है गाय भैंस पिछली फैमिलीज ये रखते थे। तो मेरी ड्यूटी होती थी जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था कि शाम को भाई मेरे को मम्मा के साथ ये वाला काम भी देखना है, गाय भैंस वाला। अच्छा, क्या बात है। तो अब मैं उस टाइम मम्मी से लड़ रहा होता था, यार मेरा सीरियल आने वाला है यार, 5 बज गए, मैं कितना भी काम करा लूँ इससे पहले 5 बजे के बाद मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगा। क्या बात है। तो वो मशीन्स के लिए वो लव ना बहुत पहले से था। तो घर वाले मेरे से पूछते थे क्या बनना है, तो मैं कहता था मैं ना रेसर बनूंगा, मैं बाइक चलाया करूँगा भाई, मेरे को और कुछ नहीं बनना। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही आता था। तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो घर वाले कह रहे भाई सच बता क्या करना है तुम्हें। मैंने कहा तुम्हें तो वही करना है, सच क्या बताना है, इसमें बाइक करनी है। तो घर वालों ने मेरे को बोला अच्छा तू ऐसा कर, पता कर ले अच्छा कैसे होता है ये। भाई बाप है, बाप तो बेटे को कहेगा ठीक है भाई मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ, तू बता कैसे करना, कैसे है, अब यही करना है। हाँ करना है तो करना कैसे है। मैंने सर्च वर्च मारना शुरू करा, किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, उस टाइम इतने सर्च इंजन भी नहीं थे, सर्चिंग यही थी, उसको फ़ोन करके पूछ लो, इसको फ़ोन करके पूछ लो, उसको फ़ोन करके पूछ लो। तो पता लगा भाई बहुत महंगा सिस्टम है, सारे खानदान की किडनी बिक जाएंगी तो भी नहीं होगा। क्या बात है। तो भाई क्विट। जी। मैंने कहा भाई ठीक है समझ आ गई, अपनी औकात नहीं है अपनी फैमिली की ऐसी, ठीक है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फार्मर फैमिली से हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बाप का गला ही घोट दें यार, नहीं ठीक है यार। तो मैंने बोला भाई बता दो तुम्हें क्या करवाना है मुझसे। अच्छा मेरे वाला तो नहीं होना, चेंज कर दे, खर्चा बहुत है, शिफ्ट मारते हैं। अब आप बताओ। हाँ मेरे पेरेंट्स जो थे वो गेम खेल गए कि इसे ही लगाओ, यही फील कर ले कि भाई क्या होता, हम खुद कहेंगे भाई बहुत महंगा है, हमारे बस की नहीं है तो मैं मानेगा नहीं, तो इसे ही लगाओ काम पे। तो स्मार्टली खेल गए। तो फिर क्या हुआ, मेरे डैड होम्योपैथिक फिजिशियन है, तो मेरे डैड के एक फ्रेंड थे डॉक्टर आदित्य, ही इज़ नो मोर राइट नाउ।
बट उन्होंने मुझे बिठाया कि बेटा देख, अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो तुम डॉक्टर बन, तेरे पास प्रोफेशन है, फैमिली प्रोफेशन है, तू इधर उधर भाग क्यों रहा है। तो मेडिकल फील्ड में जैसे मैं इवनिंग टाइम में फादर को भी सपोर्ट करता था, कंपाउंडरी कर लेता था उनके साथ, बहुत कुछ ऐसा चलता रहता, तो कनेक्शन बना हुआ था ऑलरेडी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, इट्स वेल एंड गुड, इसमें चले जाते हैं। तो उन्होंने कर आके मुझे इसमें एंटर करा दिया। अब एंटर कर लिया तो इंटरेस्ट था, तो वो डेवलप भी होता गया। बट वो फाइनल ईयर तक इतना डेवलप हो चुका था कि मैं फाइनल ईयर से पहले सेकेंड ईयर में मैंने अपना क्लिनिक खोल लिया था। जब मैं पढ़ रहा था सेकेंड ईयर, 5 ईयर का कोर्स होता है, सेकेंड ईयर में मैंने क्लिनिक खोला था। मी एंड माई फ्रेंड खोला। कैसे था, वी आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कर तो नहीं सकते गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, एक क्लिनिक पूरा खोलो, मेडिसिन लगाई, सब कुछ किया, और एक डॉक्टर को हायर किया कि भाई देखेंगे यही, मालिक हम होंगे। ओके भाई, जितना पैसा आएगा हम रखेंगे, डॉक्टर को सैलरी देंगे और काम करेंगे। तो वो जज्बा जो है क्रिएट हो चुका था कि नहीं, क्लिनिक तो हर हाल में करना है। जब तक फाइनल ईयर आया, पहले इंटर्न नहीं, मतलब मेरी क्लिनिक, मेरे डिग्री कोर्स खत्म होने से पहले मैंने अपना मेन सेटअप रेडी कर लिया था कि मेरे को हर हाल में क्लिनिक करना है। एंड टचवुड ऊपर वाले का बहुत साथ रहा कि मैंने फादर के साथ मैंने क्लिनिक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मानते ही नहीं थे मेरे को डॉक्टर है। डॉक्टर साहब का लड़का है ये तो कंपाउंडर है यार, अभी तो सीख रहा था, कहाँ से डॉक्टर बन गए। तो मुझे ये बात पहले बता दी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका था डॉक्टर फैमिली में कि तेरे को डॉक्टर इस क्लिनिक पे तो कोई नहीं मानने वाला, नहीं मिलेगी कि ये तो यहाँ कच्चे में ये घूमता रहता था। तो आई डिसाइडेड, मैंने डैड से पहले बोल दिया, देखो मैं आपके साथ क्लिनिक तो नहीं करने वाला हूँ, मैं अपनी अलग से खोलूंगा। तो डैड सेड ठीक है, अच्छी बात भी है, इज्जत बनानी, अच्छी बात भी है भाई, तेरे को अलग से खोलना भी चाहिए। ही सपोर्ट मी लॉट फॉर दिस। और उन्होंने क्लिनिक खुलवाया, मैंने अच्छा बड़ा क्लिनिक खोला, मतलब मोदीनगर में मेरा क्लिनिक है। एट दैट टाइम मेरे जितना बड़ा क्लिनिक किसी ने नहीं खोला हुआ था। ओह ग्रेट। आई थॉट ऑफ, क्योंकि मैं ऐसे फील्ड से, ऐसे कॉलेज से निकल के आया जहाँ मैंने मैनेजमेंट बहुत सीखा कि कैसे क्लिनिक देखना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ ज़रूरी है, मैं सीखता रहता था उन चीज़ों को। ग्रेट। तो मैंने उसी पैटर्न पे अपना क्लिनिक खोला। तो यू पीपल यूज्ड टू से लाइक, डॉक्टर साहब लड़का है वो, तो इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, नहीं चली तो नहीं चलेगी भाई, सबको होता है भाई, क्लिनिक खोल रहा है, चलेगी नहीं चलेगी, लोग बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो नहीं चली तो आपको सारा पैसा बर्बाद है। तो कहते जी अब लड़का है, करना चाह रहा है, और मैं बाप हूँ, करवाना तो पड़ेगा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, करवाना ही है मैंने तो। बट ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया कि पहले मंथ ही हमने जितना रेंटल, जितना हमारा उस पर एक्सपेंडिचर था, वो हमने सब कुछ निकाला। तो वहाँ से एक बिलीव डेवलप हुआ कि नहीं, काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। फिर उसके बाद फिर महंगे शौक पालने की फिर आदत हो गई। तो रीज़न यही था कि भाई इतना करना है कि वो पूरा भी तो करना है। जहाँ पे एक लायबिलिटी ऐसी आ गई थी, क्रिएट हो गई थी कि भाई पैसा नहीं, भाई हमारे मतलब का नहीं है। सो आई शिफ्टेड टू ग्रेटर नोएडा अगेन। 2015 में ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ, और 2016 में मैंने अपनी बाइक ले ली थी। पहली बाइक कौन सी थी? पहली बाइक भी मेरे पास हार्ले। उससे पहले तो मैं कॉलेज टाइम में पल्सर चलाता था, वो भी मैंने 1 लाख किलोमीटर करीब चलाई। हार्ले 1 लाख किलोमीटर? हाँ जी, पल्सर चलाई मैंने। और हार्ली डेविडसन मैंने जब ली तो मैं शोरूम में गया, उसमें मॉल में घूम रहा था बसंत कुंज में, वहाँ इसका शोरूम था। मैं घुस गया। अब घुस के मेरे को लग रहा है बाइक तो बहुत सेक्सी लग रही है भाई साहब, बाहर की अच्छी बहुत लग रही है यार, ये वाली ले लेते हैं। तो उसका किस्सा बड़ा अजीब हुआ। वहाँ पे सुशील नाम का लड़का, वो आज भी है वहाँ पे, पूरे एक योगेश जी थे, योगेश चंद्रा। तो उन्होंने मुझे बाइक दिखाई, मेरे को पसंद आ गई। और मैं सोच रहा हूँ बैठ के कि आज घर अगर चला गया इसको लेके तो मतलब कलेश तो पक्के हैं, पिताजी पूरा पक्के कलेश हैं। तो बट मैंने सोचा देखा जाएगा, अपने पैशन के लिए तो लड़ना तो एक बार पड़ेगा। तो मैंने उसको पेमेंट पूछा, ही आस्क मी सर लोन कैसे कराना है। मैंने अकाउंट नंबर लिया, पैसा ट्रांसफ़र करके मैं घूम रहा हूँ। ये वाली जैकेट दिखा दो भाई, ये वाले गियर कब काम आते हैं बता तो दे, चलानी है। आपने उसका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने 20 मिनट और उसको पूछा, देखिए पैसा वैसा गया है क्या? अच्छा। कह रहा हाँ सर। उसने उसको बोला, जो वहाँ पे बैठे थे उनके सर्विस वाले, कि सर चेक करना सर का अमाउंट हो गया। तो वो आके कहता सर पूरा अमाउंट आ गया। अच्छा, वो सोच रहा डाउन पेमेंट आई। क्या बात, मतलब ठीक है ना, 7-8 लाख का एक्सपेंस है तो बंदा डाउन पेमेंट करेगा। अच्छा। अब मेरे दिमाग में तो बुखार चढ़ा हुआ भाई, लेना है तो मैंने कहा जमा पूंजी जितनी तो एक बार तो खपा दे, कमा तो रहा हूँ यार, ठीक है ऊपर वाला साथ दे रहा है तो ठीक है चलता है। तो मैंने सारा पेमेंट किया। वो कह रहा सर सारी पेमेंट आ गई। मैंने कहा बाइक दे, सारी पेमेंट तो आ गई। सर इमीडिएट तो नहीं मिलेगी। तो 16 Feb को मैंने बाइक ली थी। उस दिन मेरा रोका हुआ था। क्या बात। अब वो कह रहा कब लेनी है बाइक, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सी डेट निकालूं। तो मुझे याद आ गया 16 Feb तो आ रही है 4 दिन बाद। मैंने उसको बोला मेरा रोका हुआ था, मुझे इसी दिन बाइक चाहिए हर हाल में। अच्छा, तो कह रहा चलो सर अरेंज करते। उसने अरेंज की, मैं बाइक लेके आ गया। तो बाइक लेके मैं फैमिली को नहीं लेके गया था, मैंने 2 फ्रेंड्स को बुलाया आपने कि भाई ऐसे डिलीवरी लेनी है, आ जाओ तुम। चलो। शाम को घर लेके पहुंचा। अब मैं बाइक नीचे सोसाइटी में खड़ी कर दी। अब मैं इंतजाम माहौल बना रहा हूँ,
कैसे बताया जाए, कैसे बताया जाए भाई साहब, ये कैसे बताया जाए, 7-8 लाख की ले आया। गाड़ी आया थी इतने में तो यार। तो मैंने डैड को बताया, मैंने कहा मम्मी और पापा दोनों ही बैठे थे, मैंने कहा मैंने बाइक ले ली। कह रहे ले ली मतलब? मैंने कहा ले ली, नीचे खड़ी है। अच्छा उन्हें ये नहीं पता कौन सी ली? हाँ ये तो पता ही नहीं, ये भी नहीं पता ले ली और कौन सी ली है तो बात की बात है। ठीक है कि लेगा कभी, हाँ, उनको बताएगा, उनको ये तो पता था ये मानेगा नहीं, ये बाइकिंग जरूर करेगा, पता था, पूछ के ले लेगा। हाँ पूछेगा तो सही कम से कम। तो मैंने कहा ले लिए, नीचे खड़ी हुई है, वो थाली वाली ले लो। सेवा करनी है भाई उसकी। तो मम्मी का मुंह तो फूल गया एकदम से, फिर भी वो गुस्से से मैं सेवल करवाने गई। देख के करीब क्या लिया है, क्या जरूरत है इसकी, छोटी ले लेता कोई। उस टाइम पल्सर में चलाता था, कह रहे वो थी ऑलरेडी, और कोई दूसरी इतनी बड़ी बाइक क्यों लिया है? मैंने कहा यही पसंद थी मुझे। पैसे कहाँ से? ये मत पूछो। मैंने कहा पैसे चले गए। कह रहे कहाँ से चले गए पैसे? भाई माँ बाप उनसे अलग थोड़ी हूँ। तो मैंने कहा चले गए, मुझे भी नहीं पता कैसे गए, मगर अभी चले गए। 3-4 दिन घर में बड़ा माहौल गर्म रहा भाई साहब, खाना भी डरते डरते मांगना पड़ रहा था। खाना दे दो, भूख लग रही है। जूता है वहां से ले खा ले। रोज तो पूछ रहे थे, अभी पूछना बंद कर दिया उन्होंने। तो वो सिनेरियो बहुत ही अलग रहा। फिर संडे जाना स्टार्ट हो तो फैमिली को एक बार कोई कनेक्ट हो गया, ठीक है ये रिस्पॉन्सिबली राइड कर रहा है, ऐसे ही बाइक नहीं चला रहा है। क्योंकि वो देखते थे कि हम प्रॉपर राइडिंग गियर्स में चल रहे हैं, हर चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। आके मैं बता भी रहा हूँ, ऐसे लोग गए वहाँ पे, अच्छे लोग हैं, मार्शलिंग करते हैं, रूट को ठीक से लेके चलते हैं, कन्वॉय सबका ध्यान रखते हैं। तो दे स्टार्ट बिलीविंग कि ठीक है, अभी भी बिलीव कि ये ठीक काम कर तरीके से चल रहा है, तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस बाइक लेकर भगा रहे हैं, ऐसे वाला नहीं है। सो हार्ली डेविडसन में जब मैंने एंट्री किया 2016 में, तो वहाँ जाने के बाद समझ आया कि जिस चीज़ को हम राइडिंग समझते थे, दिस इज कम्प्लीटली एल्स, ये कुछ और ही है। अच्छा। और ही इसलिए क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना प्रोफेशनली राइड करेंगे। अपने तो बाइक वाली वो गेड़ी मारी अपना, चलो जी 10-5। और मैं एक रेसिंग फेज में जाना चाह रहा था पहले से, तो मेरी सोच भी वही थी कि तेज चलाएंगे भाई, सब पूरा तेज। एग्जैक्टली, बाइक का मतलब तेज चलाना है बेसिकली। मतलब हर कोई ये सोचता है। आप रोड पे आपको बाइकर्स मिलेंगे तो आप भी कहोगे यार ये किस तरह से चला रहे हैं, बताओ इतना तेज क्यों चला रहे हैं। बट हार्ली डेविडसन कभी भी ग्रुप्स जो राइड होती हैं वो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। 2000 ऑलमोस्ट मान के चलिए 18-19 में मैंने ऑफिसर ग्रेड में कदम रखा, जहाँ हार्ली जो है, जैसे मैं कैपिटल चैप्टर से बिलोंग करता हूँ, उसमें अभी आप डायरेक्टर भी हैं। हाँ, उसमें मैं अभी डायरेक्टर। इसका क्या पूरा वो कैपिटल हार्ली डेविडसन, ये एक पूरा चैप्टर है। चैप्टर से मतलब यहाँ का बड़ा ग्रुप है, दिल्ली एनसीआर का। ऐसे ही दिल्ली में अभी 2 चैप्टर्स हैं, कैपिटल हार्ली डेविडसन, एक रेड फोर्ट हार्ली डेविडसन। ओके, तो दीज आर कैटेगरीज एक्चुअली। हाँ, मतलब दो घर हैं, आप ये कह सकते हैं कि 2 घर हैं अभी दिल्ली में हार्ली डेविडसन के, इस तरह से। सो वहाँ ऑफिसर्स होते हैं जो पूरी राइड प्लान करते हैं, ऑफिसर्स होते हैं जो प्रॉपर राइड कराते हैं लोगों को। इस सेफ्टी को ध्यान रखते हुए चलना है, ऐसे चलना है, ये रूट रहेगा, यहाँ जाएंगे, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सब पहले से प्लान्ड होता है। सो अभी वी आर द टीम जो ये सब प्लानिंग करती है। इस प्लानिंग का एक बड़ा मोटिव होता है कि सबकी सेफ्टी रखी जाए। तो हम लोगों को बोलते हैं कि आपको प्रॉपर राइडिंग गियर में आना है, आपके हेलमेट ज़रूर होने चाहिए, आपके पास ये गियर ज़रूर होना चाहिए, जिससे कल को कोई फॉल हो जाए चलते हुए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, हम लेके चल रहे हैं। किसी भी राइडर के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो ठीक है, पूरी लाइफ के लिए एक स्टिग्मा मिल सकता है कि यार तेरे साथ वो चल रहा था, ऐसा हो गया तेरे साथ। राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि राइडिंग गियर्स के साथ राइड करना ये मस्ट होना चाहिए, सेफ्टी रीजन से भी। और मैंने ये तब सीखा, एक अच्छे राइडर थे, ही टोल्ड मी कि कपिल एक दिन तेरे गियर्स तेरे काम आएंगे, मगर बशर्ते वो तेरे साथ उस दिन होने चाहिए। ओके। सो वो बात मुझे इतनी टच करके गई, ये बात सही है। सही बात है। किसी दिन किसी को भी नहीं पता, नोबडी नोज कि किस दिन क्या होने वाला है। राइट एग्जैक्टली। वो तेरे पास अगर उस दिन नहीं होगा तो उसी दिन होना चाहिए था, बस याद रख ले तो। और दिन कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की दुआ है, सब कुछ ठीक है। मगर जिस दिन तू राइड कर रहा है कुछ होना है और उस दिन तेरे पास सेफ्टी गियर नहीं हुआ, तो ऑन दैट डे यू रियलाइज कि इसकी कितनी सबसे ज्यादा अहमियत इसकी आज ही थी और आज तेरे पास नहीं था। तो इसलिए विदाउट राइडिंग गियर हम बिल्कुल किसी हाल में राइड नहीं करते हैं। घर से इधर तक भी जाना है तो भाई नहीं, बिना राइडिंग गियर के हम नहीं जाएंगे। अभी जैसे जो ऑर्गेनाइज कराते हैं सब आप ही लोग कराते हैं? ये सब हम लोग कराते हैं सब। जो जर्नी होती है भाई इतना किलोमीटर, हाँ, मतलब एक तरह से पेन है बहुत बड़ा, मतलब थैंक्सलेस जॉब है और कोई तनख्वाह नहीं मिलती इस चीज़ की बिल्कुल। जी हार्ली डेविडसन की तरफ से सपोर्ट रहती है, बहुत अच्छी बात है कि हर कोई कैटेगरी में सपोर्ट करता है भाई।
बीइंग अ डायरेक्टर आई कैन अश्योर यू, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे पास ऐसी टीम है क्या बात, जो ऐसा काम करते हैं कि हम सोसाइटी को बेनिफिट देते हैं। अभी हमने कैंसर राइड की अमृतसर के लिए, यहाँ से अमृतसर तक फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ मिलके कैंसर राइड अभी हमने अनाउंस की। अभी 2 हफ्ते पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया सारे राइडर्स ने जाके। अभी हम 7 अप्रैल को हैनीमैन बर्थडे सेलिब्रेशन लाल फाउंडेशन कर रहा है, उसमें 3000 जो है बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने वुमेंस डे पे सेलिब्रेशन किया, वुमेंस डे राइड की। तो वी आर प्लान्ड कि हम एक सही सोसाइटी में रह के अपने पैशन को एक सही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एनर्जी देता है हमें। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने 300 बच्चों को, 3000 तो बड़ी टर्म हो गई, वहाँ पे होंगे 3000 बच्चे, 300 बच्चों को भी थोड़ी सी सपोर्ट देती है तो मुझे क्या देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जिस काम को कर रहे हो आप उसमें सेटिस्फाइड हो भी कि नहीं हो, और जब वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, कहते हैं ना कुदरत ने बॉडी में कितने छोटी छोटी चीज़ें लगाएं, मगर सेटिस्फेक्शन सब चीज़ देती है। एक इंसान खाना खा के उतना सेटिस्फाई नहीं कर सकता जितना वो फ्रेश होने के बाद सेटिस्फाई फील करता है। क्या बात है, क्या बात, पॉटी गया अब मजा आ गया, फ्रेश हो। तो ये सेटिस्फेक्शन वर्ड जो आया वो बॉडी में भी जुड़ा हुआ है, 10 जगह जुड़ा हुआ है। सेटिस्फेक्शन, थक के आया, बेड पे गिर गया, बेड बेशक ना हो, टूटी हुई खाट हो, सेटिस्फेक्शन यार बड़ी अच्छी नींद आई आज। तो सेटिस्फेक्शंस आपको ज़िंदगी देते हैं, आपको ताकत देते हैं काम करने की। वो सेटिस्फेक्शन हमें अपने पैशन से मिल जाता है, तो हम अपने काम के लिए, प्रोफेशन के लिए और थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं कि ठीक है भाई काम करना है अभी वापस। अभी तक आपने इतनी सारी राइड्स की होंगी, सबसे लंबी राइड्स कौन कौन सी की हैं? मतलब सबसे लंबी राइड कौन सी है आप? अभी तक मैं 1 लाख किलोमीटर हार्ले चला चुका हूँ। अभी पिछले मंथ ही कंप्लीट किया मैंने 1 लाख किलोमीटर्स। सो जो मेरी बेस्ट राइड रही, और लॉन्ग में बात करें तो दे आर वेरी फ्यू। अगर मुझे लगेगा, लोग मुझे सन की भी बोलते हैं इस चीज़ के लिए कि क्या ज़रूरत थी। सो आई राइड फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, 1 गो। दिल्ली से गोवा तक एक स्ट्रेच में मैंने राइड किया हुआ है। 1 गो मींस मतलब यहाँ से सीधा स्ट्रेट गोवा, नो ब्रेक। मतलब ब्रेक्स इन लाइक पेट्रोल भराओ, चलो पेट्रोल भरो, चलाओ, स्टे नहीं, होटल लेके रुकने वाला नहीं किया मैंने। सो आई कंप्लीटेड दिस मच ऑफ 2250 किलोमीटर इन 32 आवर्स। माय गॉड, इतनी गाड़ी नहीं चलती। तो मैं कह रहा हूँ ना, लोग सन की बोल देते हैं इस चीज में। और अरे सर, बॉम्बे जाना पड़ जाए 1100-1200 किलोमीटर, दिल्ली पागल है आदमी, 10 बार रुकता है मेरे ऐसा तो। बट वो हम एंजॉय करते हैं। आई एम सेइंग कि मैं जिस चीज पे बैठा हूँ मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। द सेम थिंग लाइक सेटिस्फैक्टरी। हाँ, तो मेरे को उसमें ट्रबल नहीं हो रहा है, मैं उसको एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ। और इसके पीछे एक रीजन भी था कि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं उसमें भाई इतनी छुट्टी नहीं ले सकता। एवरी ईयर IHR राइड होती है, गोवा के लिए राइड होती है एवरी ईयर हार्ले की। ओके, हर साल होती है, तो उसमें जाना था। आई वॉज वेटिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स कि नहीं भाई जाना, गोवा नहीं कराया राइडर होके फिर फायदा क्या है, IHR इतना बड़ा इवेंट होता है। अब 3 दिन जाने में लगते हैं उसको राइडर्स को, 2 दिन वहाँ स्टे होता है, 3 दिन आने में लगते हैं। मतलब मोटा मोटी 1 हफ्ता से ज़्यादा चला गया, 7-8 दिन चले गए, 7-8 दिन 9 दिन तो आपके गए। तो मैं सोचता था यार ये कैसे होगा, क्लिनिक कैसे बंद होगा इतने दिन, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आई थॉट ऑफ मैं एक ही बार में करूँगा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को मन भी बहुत था करने का कि लॉन्ग राइड से वो कहते बैठा ही नहीं जाएगा साले इतनी देर। मैंने कहा भाई मुझे तो बैठने की आदत है, मैं सुबह 8 बजे चिपक जाता हूँ अपनी कुर्सी से। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब है, शाम तक बैठे रहते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई इस चीज़ से, मैं तो चिपक जाऊँगा एक बार। तो मैंने ऐसे किया, वहाँ गया, 2 दिन का इवेंट किया। अब वापस हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली, आई थॉट ऑफ कि मैं अहमदाबाद रुकता हूँ। मेरा साला उस टाइम अहमदाबाद में था। मैंने उसको फ़ोन मारा, राजू भाई मैं तेरे साथ रुकूंगा एक रात के लिए, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। और मैं रात को अहमदाबाद पहुँचा था एक्चुअली। तो आई थॉट ऑफ कि यार रात को भी मैं उसको ट्रबल दूंगा। मैंने उसको मैसेज छोड़ा कि मैं रुक नहीं रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड, मैं राइड कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने अहमदाबाद से पहले, मेरे को थोड़ा लगा कि अभी डिजी लग रहा है, थका हुआ भी था इवेंट का, मैंने एक ट्रक के पीछे ढाबे पे बाइक लगाई, क्योंकि बाइक को लोग छेड़ते बहुत हैं। बाइक्स ऐसी हैं कि लोग देख के इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, बैठते हैं, छेड़ते हैं। अब उसमें सायरन्स हैं, कोई छेड़ेगा वो पाँ करना शुरू कर देती है, पजल हो जाते हैं। तो मैंने ट्रक के पीछे बाइक लगाई, खोके वाले को बोला कि भाई बाइक खड़ी हुई है, ये पकड़ पैसे 100 रुपये ले ले तू मेरे से, बाइक पे कोई बैठना नहीं चाहिए और 1 घंटा अपनी खाट दे दे तू मेरे को। दैट इज एक्सपीरियंस। मतलब क्या बात, ऐसे लेवल पे आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। मैं वहाँ 1 घंटा एक्सप्लोर करता है आदमी बेसिकली। नशे में कहता हूँ ना, उसको कहते हैं भंड होके सोने वाला इंसान। तो मैं उस तरह से बिल्कुल बेखौफ वहाँ सोया। 1 घंटे बाद मैंने उसको बोला था 1 घंटे में उठा दिया, मेरे अलार्म नहीं काम करेंगे। तो 1 घंटे बाद उसने मुझे उठाया, उससे चाय पी और मैं दोबारा पावर नैप लिया और चल दिया। सो वो आने वाला मैंने 34 आवर्स में किया था, 2 आवर्स एक्स्ट्रा, 1 घंटा सो गया, थोड़ा बहुत और लगा हुआ।
बट दैट इज अ बेस्ट जर्नी टिल नाउ मैंने जो अभी तक की है। सोलो राइड में क्या होता है ना, बंदा अपने आप को जानता है, समझता है अपने आप को, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वो मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था। उससे अलग मैंने आयरन बट किया हुआ है। आयरन बट इज 1640 किलोमीटर्स, आपको 24 आवर से पहले पूरे करने होते हैं। क्या बात। तो वो 1640 भी मैं कर चुका हूँ। हमने हैदराबाद के लिए किया था एंड दैट वाज, उसमें हर्डल में ये आया था कि हमने 300 किलोमीटर राइड रेन के अंदर की थी, बारिश में की थी। ओके 300 किलोमीटर का स्ट्रेच नागपुर के बाद पूरा कंप्लीट बारिश था थ्रू आउट। हम 2 लोग थे, मेरी फ्रेंड अंकित बंसल, ही वाज देयर विद मी। सो वो हमने 300 किलोमीटर बाइक जो है खतरनाक बारिश में चलाई, उसको पूरा करने के लिए पूरा कर लिया। उसमें एक ज़बरदस्त बात हुई, हैदराबाद हम पहुंच गए। अब उसमें क्या होता है ना, प्रॉपर फॉर्म्स होते हैं, यू नीड टू साइन दैट फॉर्म्स, और जहां आप पहुंचे हो उससे भी साइन कराना होता है। ओके जस्ट फॉर अ प्रूफ कि आपने किया है। ओके हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए कि भाई यहाँ पे जर्नी एंड हो गई, किलोमीटर पूरे हो गए, सब कुछ भेज दिया वहाँ पे। अब उस फॉर्म को साइन कराना था, रात के बज रहे थे 11:30। अब जो पेट्रोल पंप पे बंदा था उसको हमारी हिंदी इंग्लिश समझना है, हमें उसकी हैदराबादी समझना है। वाह जी वाह। देन हम उसको लगे हुए रात को समझाने में, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्म है, तुझे साइन करना। अब वो डर रहा है, भाई मैं तो यहाँ का मालिक भी नहीं हूँ, हाँ, ये साइन क्या करा रहे हैं मुझसे। रात को भाई एक बड़ा इशू आ गया कि भाई कौन बंदे हैं, क्यों मैं पेपर साइन कर दूं इसका। ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा। भाई हम वहाँ परेशानी में फंस गए। वो समझा समझो के किसी लोकलाइट को पकड़ा, उसको हिंदी आती थी थोड़ी बहुत, उसको समझा के उसे बताया कि भाई कुछ नहीं है, बस तेरे पेट्रोल पंप पे एंड हो रहा है, इसलिए तुझे साइन करना है। राइट। तो उसने बड़ी मुश्किल से आधा पौना घंटा लगा उसको ये बात दिमाग में घुसाने के लिए, नहीं भाई नॉर्मल साइन, तेरी जायदाद नहीं लिखवा रहे हम। घबरा मत। तो वो मैंने किया। लद्दाख एक हर बाइकर का ड्रीम होता है, लद्दाख कवर करना। हाँ। मैंने अपने फैट बॉय से कवर किया। स्पीति हर किसी का ड्रीम होता है, स्पीति टूर करना, वो मैं कर चुका हूँ। सो अभी तक काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, जो हमारी नॉलेज में है ना, अभी तक हमारी नॉलेज में ये कि मैक्सिमम लोग हम देखते हैं भाई बुलेट्स लेके जाते हैं, पूरे ग्रुप्स जो देखे हैं, तो वो मैक्सिमम लेह लद्दाख तो मोस्टली होता ही है कि भाई जिसने शो किया तो जैसे हुआ ना, कहते हैं ना हिंदू है भाई वैष्णो देवी तो जाना ही जाना है। हाँ, तो हम तो करने बाइकर है, लद्दाख तो जाएगा। मोमडन भाई हज पे तो जाना ही है। हाँ। भाई ऐसे ही समझ लो, हम बाइकर्स के लिए लद्दाख ऐसे ही होता है। तीरथ है। अच्छा तू मानियो क्या है? लद्दाख नहीं गया। बट वो लद्दाख वाला ट्रिप जो था 10 डेज 12 डेज का। अच्छा, लद्दाख वाले ट्रिप में क्या हुआ हमारे साथ, लद्दाख वाला ट्रिप हमने किया 370 जब हटा तो उस टाइम हम कारगिल में थे। ओके, जो आर्टिकल 370। ओके, तो हम जब जम्मू क्रॉस कर रहे थे तो हर 20 कदम पे एक जवान खड़ा हुआ था बंदूक लिए हुए। ओके, हमने सोचा यार माहौल टाइट था, ऐसे ही होता होगा, इसके इतने जवान यहाँ चाहिए होते होंगे, सिक्योरिटी भाई जम्मू कश्मीर होता ही होगा। अब हम जहाँ भी चले ऐसे ही खड़ा हुआ है भाई, सब 100 किलोमीटर क्रॉस करके जवान ही जवान। तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा यार टोनी भाजी ऐसा तो होना नहीं चाहिए यार, इतना थोड़ी होता है मतलब। तो जहाँ खड़े हूँ वो भगा दे मैं वहाँ से, भागो रुकना नहीं है, निकलो भागो रुकना नहीं है। मैंने क्या चक्कर चल रहा है। हम जैसे ही कारगिल पहुंचे हैं और रुके हैं, घर से फोन आने शुरू हो गए, सबके फोन बज रहे हैं, कहाँ पे हो, कहाँ पहुंचे हो। तो सबके घर वाले कह रहे हैं तुरंत वापस आ जाओ, जहाँ भी हो वापस आ जाओ। दूसरा वहाँ पे अनाउंस किया गया कि जो भी टूरिस्ट इस टाइम जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि विद इन 24 आवर्स जम्मू कश्मीर खाली कर दीजिए। तो होटल वाले ने जाते ही पहली बात ये बोली, सर आज ही छोड़ दो। अभी तो पहुंचे हैं यार, तूने जाते ही चाटा मार दिया। पहुंचे अभी तो क्या बात हो गई। कह रहे सर खाली कर दो, गवर्नमेंट के जो है रूल्स आ गए हैं। मैंने कहा यार ऐसा कौन सा रूल आ गया कि खाली कर दो, तो क्या हो रहा है। कह रहे सर 370 हटा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है भाई, तो 370 हटा रहे। कह रहा जी हाँ 370 हट जाएगी आज, तो यहाँ दंगे हो सकते हैं। मैंने कहा भाई डरा मत, रात को हट जाते हैं, रात को काट लेने दे किसी तरह। तो रात हमने किसी तरह उसमें काटी और उसने इमीडिएट बोला कि आप सुबह 4 o'clock लद्दाख निकल जाना। उधर फिर भी सेफ है बट ये जोन सेफ नहीं है। तो जब हम कारगिल के निकल रहे थे तो हमने कोई गांव क्रॉस किया, द होल एरिया वॉज हैविली क्राउडेड और डंडे वंडे उनके हाथ में थे। तो जो लास्ट राइडर मेरे थे, टोनी सोहल, वो थे मेरे से पीछे, उन्होंने डंडे वगैरह ले रखे थे। तो हम क्या करते हैं, हम कन्वाई में चलते हैं, एक के पीछे एक बड़ी स्ट्रिक्ट वे में। तो जब तक वो समझ पाते और हमला कर पाते तब तक हमारा ज्यादातर कन्वे निकल चुका था। तो जो लास्ट राइडर था उन्होंने उसके ऊपर डंडा उठा दिया था। उनको नहीं मतलब ना, मतलब 370 हटा, इट्स अ बिग थिंग। तो उनको नहीं समझ आ रहा था, गुस्से में थे लोग, या वहाँ की जनता है, वहाँ भी जनता है, वो फिर पब्लिक भीड़ किसी को नहीं देखती। तो वो बचे हैं लिटरली उस डंडे से। तो वहाँ हमें ये कहना है कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है, बट वी गेट टू नो देयर ओनली कि भाई यहाँ पे 370 हटने वाला है। तो उसकी वजह से हमने सेम रूट वापस पास नहीं किया था, हमने अपनी बाइक वहाँ से शिफ्ट करा दी थी। 2 दिन हम लद्दाख में रुके
और वहाँ से हम फ्लाई करके आ गए थे। गाड़ियाँ हमने बाद में टो कराई थी क्योंकि सेफ नहीं था फिर किसी भी हाल में। राइड नहीं करी वो? हाँ, राइड नहीं, वापस आने में हम राइड नहीं कर पाए थे। 2 लोगों ने राइड किया था उसमें बस वापस आते हुए मनाली रूट से, अदरवाइज सारे लोग फ्लाई करके आ गए थे कि भाई जान भी जरूरी है, जिंदा रहेंगे तो हमेशा ही चलाएंगे, उसमें क्या बात है। बट वो जोन ऐसा था कि उस टाइम पे वहाँ वो डिसीजन लेना बहुत सही रहा। कुछ सीनियर राइडर्स थे वहाँ पे, 2018-19 की बात है, तो आई वॉज नॉट दैट मैच्योर। मैं खुद कहूँगा इस बात को कि मैं उतना खुद भी मैच्योर नहीं था, बट सीनियर राइडर्स ने बोला कि तू बता तेरे को जाना है नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे और तुझे सलाह नहीं देंगे कि तू जा। क्या बात है, फिर भी तू अपना बता तुझे जाने का मन है या नहीं। मैंने कहा भाजी जब इतने बड़े हो आप, मुझसे इतनी बड़ी समझ रखते हो और आप कह रहे हो हम नहीं राइड करेंगे, तो भाई मैं नहीं राइड करूँगा। कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों की कॉम्बिनेशन भी दिखाती है कि एक दूसरे के को लेके बड़ा वो रहता है कि भाई कंसर्न है, हम तुझे सलाह नहीं देंगे, ठीक है तू बच्चा भी नहीं है हमारा, बेटा थोड़ी है मेरा, तो भाई हम तेरे ऊपर जरूर छोड़ेंगे, तेरा अपनी लाइफ है, यू हैव टू डिसाइड, बट मैं बड़ा होने के नाते, तेरे साथ खड़े होने के नाते तुझे सलाह नहीं दूंगा, तू राइड करे। तो भाई ठीक है भाई, आपने सलाह दे दी, इतनी इंपॉर्टेंट सलाह है इस टाइम पे बड़े आदमी की, तो हम मानेंगे, ठीक है चलो शिफ्ट करो बाइक्स और चलते हैं यहाँ से। तो वो भी ऐसा रहा ट्रिप कि वहाँ भी थोड़ा सीखने को मिला कि भाई ऐसी जगह फंस जाओ। चैलेंजेस तो बहुत आते होंगे दादा इसमें ना? राइडिंग करने में बहुत चैलेंजेस हैं। हम पंचर लगाना सीख गए, वरना एक डॉक्टर पंचर लगाना पंचर लगाना, तार जोड़ने, लाइट ऐसे हो गई वैसे हो गई, मतलब बहुत कुछ सीख लिया वो चीज़ें भी। जब आप बाइक्स लेके जाते हैं तो उसमें बहुत सारी सेफ्टी, ये वो सब, वो थोड़ा बताओ ना सर। वो सेफ्टी, देखो सेफ्टी मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेफ्टी हम लेके हेड टू टो सारा रखते हैं। हमारे जो हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी ऑल नो, हेलमेट सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हम हेलमेट में भी चॉइस रखते हैं कि हम हेलमेट बहुत अनयूजुअल सा, अनसर्टिफाइड ऐसे हेलमेट्स पे ना जाएं। ISI, डॉट या कुछ बाहर कंट्रीज़ के हेलमेट है जो इंडिया में नहीं मिलते हैं, सुकोई है, बेल है, ऐसे कुछ हेलमेट्स हैं जो बहुत हाई क्लास हेलमेट्स आ गए हैं। हाई क्लास हेलमेट आने लगे, कार्बन फाइबर हेलमेट आने लगे जो दिखेगा बड़ा मगर बहुत हैवी नहीं होगा। तो लॉन्ग राइड्स पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हैवी हेलमेट्स ना यूज़ करें, लाइटेड रहें, जितना लाइट रहेंगे आपको उतना ही बर्डन कम नोटिस होगा। उसमें एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर उसमें हमारी टेक्नोलॉजीज़ बहुत यूज़ होती हैं, जैसे हम एक प्रोडक्ट है सेना, उससे हम राइडर टू राइडर कनेक्ट रहते हैं, वो बहुत बड़ा सेफ्टी डिवाइस है। उसके अंदर कोई राइडर अगर मुझसे आगे चल रहा है, वो कोई पोर्ट होल देख लेता है, कोई एक्सीडेंट देख लेता है, कोई एनिमल देख लेता है ऑन द रोड, तो वो हमें पहले ही पिन पॉइंट कर देता है, इट्स लाइक अ अलर्ट देता है, इट्स लाइक अ ब्लूटूथ, राइडर्स आर गेट कनेक्शन। तो वो कनेक्शन होने के बाद हम वो नॉलेज ले पाते हैं कि ठीक है भाई ध्यान से आना, लेफ्ट साइड में कुत्ता जो आगे निकल गए उन्होंने जो पहले देखा वो बता देगा कि ठीक है आपको अलर्ट रहना है इस टाइम पे। इंडिकेशंस देते हैं कि इस साइड में गड्ढा है। बहुत बार हम होते हैं फ्लो में कि हम चल रहे हैं, हमें गड्ढा दिखाई नहीं रहा यार, बट उसने इंडिकेट किया नहीं इधर गड्ढा आ रहा है, सेफ्टी से चलो। तो वो राइडर टू राइडर सेफ्टी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे ही हेलमेट है, हम चेस्ट गार्ड यूज़ करते हैं, बैक गार्ड यूज़ करते हैं, शोल्डर गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, ग्लव्स, नी गार्ड, शिन बोन। शूज़ डिफरेंट होते हैं, क्या बात, क्योंकि शूज़ बहुत बड़ी सेफ्टी है। चलते टाइम आप गिरोगे सबसे पहले कोहनी, घुटने, ये सब चीज़ देखें। और बहुत सारे मिसहैप्स हमने खुद भी ऐसे देखे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, बाइक में बहुत डैमेज आए, मगर राइडर कंप्लीटली सेफ निकल आया। एंड द ओनली रीज़न इज़ कि उसके पास गियर प्रोपोज थे, उसकी एल्बो लगी तो सही मगर उसको चोट नहीं आई, गार्ड ने झेल लिया। उसको शोल्डर पे तो लगी मगर उसको चोट बिल्कुल नहीं आई। क्या बात, बैक से गिरा तो सही, वो हमसे गिरा बैक से, मगर बैक गार्ड पहना हुआ था, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ा इस चीज़ का। राइडर उठ के खड़ा हो गया, बाइक बेशक डैमेज हो गई। सो ये इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि जिससे आप सेफ रहो। तो राइडर कम्युनिटी आज बहुत बड़ी है इंडिया में, अब कम्युनिटी ग्रो कर रही है। पहले राइडिंग कम्युनिटी उतनी नहीं थी, बट ये अभी कम्युनिटीज़ ग्रो करने लगी हैं। तो मैं हर किसी को अपनी वीडियोस में भी बहुत लोगों को सलाह देता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि आप विदाउट राइडिंग गियर किसी हाल में ना चलें। इट डजेंट मैटर कि आप 5 किलोमीटर चलते हैं, आप 10 किलोमीटर चलते हैं, 20, 100, 200 चलते हैं, बट विदाउट सेफ्टी गियर आप बिल्कुल कहीं मत जाओ। एट दी एंड हमारी फैमिलीज जो बैक एंड पे हैं वो हमेशा एक चिंता बना के रखती हैं कि राइडिंग पे गए हैं, कोई इंजरी ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिसको फैमिली को सफ़र करना पड़े। तो हर जगह आपकी सेफ्टी के मैटर्स होते हैं। इस तरह बाइकिंग फैटर्निटी में भी आप सेफ्टी को पहली प्रेफरेंस दो। एंजॉय तो हम करते रहेंगे, जब तक सेफ रहेंगे 20 साल सेफ रहेंगे, 20 साल एंजॉय करेंगे, 2 साल सेफ रहेंगे, 2 साल एंजॉय। और ये बाइक्स इतनी महंगी आती हैं, सच में इतनी महंगी होती हैं? 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए में 2 गाड़ियाँ आती हैं बड़ी। किसी ने कहावत कहा ना भाई,
कहते हैं ना वो शौक के पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते भाई। मतलब कुल मिला के डॉक्टर साहब का बहुत पैसे। अरे नहीं ऐसे नहीं, वो जितना कमा रहा हूँ मुझे लग रहा है लोहे में ही लग जाए। अभी आपके पास कौन सी वाली बाइक है? अभी मेरे पास रोड किंग है, हार्ली डेविडसन की। इट्स अ टूरिंग मॉडल। तो टूरिंग मॉडल में 4-5 मॉडल ही आते हैं। सो उसमें डब्बे डुब्बे लगे होते हैं, मतलब कहने का। और वो जो हम देखते हैं बड़ी वाली सी, वो डिक्की विक्की साइड में डिग्गियां लगी होती हैं। सो वो डिग्गी बड़ी महंगी हो जाती है। अच्छा, पैसे लटक रहे हैं उसमें साइड में? पैसे मतलब वो इतने पैसे की डिग्गी लगा दिए कि हम मजबूर हो जाते हैं खरीदने का। अभी मैंने रिसेंटली चेंज की, तो आई रियली बिलीव कि हाँ बहुत काम आती हैं यार। अभी पिछली राइड की मैं बताता हूँ। पिछली राइड पे हमने ना नई लोकेशन चूज की कि असेंबली पॉइंट हम यहाँ रखते हैं, इस बार से यहाँ से जाएंगे पंचशील से। अब सब राइडर मुझे बोल रहे हैं डायरेक्टर साहब चाय वाय का इंतजाम नहीं है वहाँ पे, कैसे होगी? मैंने कहा भाई कैसे होगी, और मैं सोच रहा हूँ कैसे अरेंजमेंट किया जाए राइडर के लिए। अरेंजमेंट तो करेंगे। तो मैंने 2 जैन शिकंजी की क्रेट ली, अपने डब्बों में डाल ली, उसमें डाल गई। सुबह जाते ही क्रेट खोल दी कि भाई ठीक है लगा दुकान। तो मेरे को आशीष भाई भी है, सुमित भाई का भाई जो है आशीष, मेरे को कह रहा मुझे लग रहा आपने जैन शिकंजी में एजेंसी ले ली। गुड। तो ठीक है, वहाँ हम कह रहे हैं काम तो आ रहे हैं यार, ऐसी बात तो नहीं है। तो ग्लव्स रखना, उसमें राइडिंग गियर रखना, कुछ भी चीज़ है ऐसी जहाँ राइडर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आप अपनी जैकेट में सब कुछ रखो, 2 चीज़ एक्स्ट्रा मिलकर भाई कहाँ रखूँ इसको, बाइक में रखने की जगह नहीं होती है। सो हाँ, टूरिंग बाइक्स का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, कितना भी सामान भरो। और बाइक कितने की है? ऐसे 35 के आसपास होगी सर। 35 लाख रुपीस की बाइक। हाँ ठीक है, मतलब शॉकिंग होता है। मेरे चाचा ने मेरा बड़ा मजाक बताया था। मैंने फैट बॉय जब ली तो मैंने उसमें एग्जॉस्ट लगवाया। तो चाचा यूज टू से लाइक थोड़ा मजाकिया है, कहते भाई कितने का लगा? तो मैंने कहा जी 42,000 का। कह रहे यार इतने में तो स्प्लेंडर आ जाती। क्या बात है यार, स्प्लेंडर तो आ जाती मगर ये आवाज नहीं देती। आवाज नहीं आती, वही ना शौक का। हाँ तो ठीक है, मतलब वो उसी तरह से है। और कम्युनिटी में ये चीज़ मायने रखती है। बहुत सारे राइडर, हम तो मैं कहूँ तो मैं बहुत छोटा हूँ उस चीज़ में, बट वी हैव सीन राइडर्स जिन्होंने मतलब हम भी सोचते हैं यार इतना पैसा लगा दिया, ऐसे वाला जहाँ हम कह रहे हैं कि हम खुद भी लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, एंजॉय भी कर रहे हैं उस पैसे को, लगा के दुख नहीं रहा है क्योंकि हम वो चीज़ चाहते थे, हमने लगाया और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात। म्यूजिक सिस्टम बाइकों में होते हैं पूरे, कि आप जा रहे हो 200 किलोमीटर में। अच्छा, इतनी कंफर्टेबल भी होती होंगी ना, कंफर्टेबल होती है, मजा आता होगा चलाने में। लोग हमसे कहते हैं यार बड़ा डिफिकल्ट होता है, हम यहाँ से बाइक लेके चले जाएं तो हमारे मोदीनगर साइड में कावड़ चलती है, गाड़ी तो नहीं ले जा सकते। राइट। अब मैं उस टाइम पे इतनी बड़ी बाइक भी नहीं ले जा सकता क्योंकि कावड़ वाला जो फेज होता है वो अलग होता है, अलग ही लेवल होता है। वहाँ इतनी सी टच हो गई कहीं तो भाई बवाल हो जाना है। तो मैं डैड को बोल रहा यार यहाँ से चलते हैं, बाइक से चलेंगे। डैड कह रहे इस बाइक को ले जाएगा। मैंने कहा ये सवाल तो मेरे दिमाग में देर से चल रहा है। कह रहे नहीं इस बाइक को नहीं ले जाएंगे। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार तू मुझे अपनी अपाचे दे दे, उसके पास अपाचे थी। मैंने उसको फ़ोन मारा, मैंने कहा यार तू ऐसा कर अमित, मुझे अपनी अपाचे दे दे, मेरे को 2-3 दिन क्लिनिक जाना आना है। तो यूज टू ले जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं। पापा को बैठाया पीछे, मैं बैठ गया आगे। 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने कहा मैं तो अपनी ले रहा हूँ। उसमें स्टांस थोड़ा सा ना डाउन हो जाता है भाई, वो और आप उस लेवल पे भी नहीं चला पा रहे। भाई मैं अपनी बाइक पे ऐसे बैठ के चलता हूँ, जैसे मैं अभी बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठ के चलता हूँ, कंफर्टेबल बहुत, सोफा काइंड ऑफ सीट है पूरा। अब उसमें मैं बैठा हूँ ऐसे लटक के। 2 किलोमीटर बाद ही मैंने कह दिया पापा इसी को रखते हैं, मैं अपनी ले लेता हूँ भाई, मेरे से नहीं चलेगी। फिर भी बड़ी मजबूरी में चलानी थी, क्या करें, क्लिनिक है, काम करना है। तो कंफर्ट जोन जो है उस लेवल पे वो बहुत डिफरेंट है कि आप कितना पैसा लग रहा है, शौक भी पूरा हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं कंफर्ट भी है और चीज भी है यार, वो फील है, कंफर्ट का ही है एग्जैक्टली। एक मर्सिडीज में और एक एनर्जी, एक टेक्नोलॉजी जो उसके अंदर है। जैसे माई बाइक इज 1754 सीसी की बाइक है मेरी। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे इतनी तो मेरी गाड़ी भी नहीं भाई साहब। गाड़ी भी नहीं है मेरी भी सीसी की। अभी जो गाड़ी है उसमें इतनी सीसी नहीं है। तो वो चीज़ फिर फील भी करते हो आप। हम आवाज को फील कर लेते हैं, ठीक है, कहीं बाइक स्टार्ट हुई है, ऐसे वाला होता है ना, वहाँ पे बाइक स्टार्ट हुई है, स्टार्ट हुई और आवाज से अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया कि दूसरा जैसे गली से ये इस रोड पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कोई दूसरा राइडर आ रहा है तो हम राइडर लोग आवाज से पहचानते हैं, अच्छा टंडन भाई आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। साइलेंसर की आवाज अभी फील होने लगी, सबको पहचानने लगे, पहचानने लगे। अच्छा ऐसी आवाज आ रही है, ये तो ये भाई जैसे बहुत सौ की बहुत ही हाई पिच साउंड है, मतलब फट 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 बहुत जबरदस्त वाली, हम पहचानते हैं कि आ गया दुनिया को उठाता हुआ। बहुत सारे बाइकर ऐसे हैं जो घर में नीचे बाइक स्टार्ट ही नहीं करते, बाहर ले जाके पार पूरे गली से बाहर लेके वहां जाके स्टार्ट करेगा। मोहल्ले वाले यार गाली देते, सुबह 4 बजे से बड़बड़ करना शुरू कर देता है।
तो ठीक है, वो मतलब सब चीज़, वो पैशन आपको वहाँ ले जाता है कि जहाँ पर चीज़ को एंजॉय करने लगता है। अच्छा, ये जो इतने सारे ये स्टिकर्स हैं, ये बेसिकली क्या मतलब पीपल यूज, मेरा इंटरव्यू जो भी व्यूअर्स आज होंगे वो देख के कहेंगे अच्छा डॉक्टर ये क्या पहने बैठा हुआ है यार, लैब कोट तो अप्रैल्स तो ऐसे होते नहीं है। वही ना, बहुत सारे हैं। सो ये मैंने पूरी अपनी बाइकिंग फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पहना है, और दिस इज व्हाट वी अर्नड एक्चुअली। एक देखने वाले के लिए सिर्फ पैचेस हो सकते हैं, बट हमारे लिए ये ऐसा है कि हमने कोई राइड की है तो हमें कहते हैं ना मेजर, कर्नल, जर्नल या कोई भी और हमारी फ्रेटर्निटी में भी है, किसी को एमडी बोला गया, किसी को डीएम बोला गया। सो हर कोई प्राउड फील करता है कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आज। जी जी जी। सो दिस इज काइंड ऑफ ये बैच ऐसे ही है, ये हर राइडर को डिफाइन करते हैं कि इसने अभी तक कितना एक्सपीरियंस गेन किया है, क्या चलाया है, कहाँ इसने राइड किया है। जैसे लिखा हुआ है कहीं भी ये हमने कहाँ का राइड किया हुआ है, ये कहाँ का राइड है, ऐसे 2019, 20 मेंबरशिप है, ये इधर मेरे किलोमीटर्स है आप देख सकते हैं। तो अभी 1 लाख किलोमीटर मेरा पूरा हो गया, वो पैच अभी लगा नहीं है। जी जी, वो पैच अभी लग जाएगा, 90,000 लगा हुआ है। सो दिस इज, हमने कारगिल में पैच मिला हमें, लद्दाख का पैच अलग मिला हमें, मतलब जो भी हम राइड करते हैं, कैंसर की राइड की तो हमने कैंसर का पैच मिला है उस चीज़ का, तो हम उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं कि ठीक है भाई हमने ये किया है। सो इफ समबडी इज आस्किंग कि ये मिलते कहाँ हैं, ये कहीं नहीं मिलते भाई, आप जितना करते जाओगे खुद पे खुद मिलते जाएंगे, ऐसे वाला है। सो ये एक राइडर कम्युनिटी के लिए ठीक है, हम किसी की जैकेट देख के पहचान लेते हैं, अच्छा भाई सीनियर बंदा है, ऐसे तो नहीं चली होगी। इसने कमाई कर रखी है, ये चलाया हुआ है यार अच्छे से, तो ठीक है, इस चीज़ का फन है अपना, और पहन के अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब सच में मज़ा आ गया आपके साथ बात करके आज। मैं तो सोच रहा था कि डॉक्टर साहब वैसे वाले होंगे, अरे बेटा ये नहीं खाना, ऐसे नहीं करना। नहीं, अभी अगर मैं क्लिनिक वाली ड्रेस में होता तो फिर ऐसी हो जाती। इसलिए आपको इस ड्रेस में आना है ना। अच्छा, तो लास्ट में हमारे वरेनियम टॉक्स के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए अगर कोई एक मैसेज। मेरा मैसेज हर किसी के लिए रहेगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, सेफ्टी पे बहुत बात करता हूँ, बहुत सारे मैनेजमेंट्स पे बात करता हूँ, और लाइफ के लिए मेरा हमेशा एक गोल रहा है कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो आप सिर्फ जीने के लिए आए। मेरा जन्म डॉक्टर बनने के लिए हुआ था सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक इंसान एक TCL कंपनी में जॉब करने के लिए पैदा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। वो किसी चीज़ का डायरेक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ टू लिव, आप अपनी लाइफ सिर्फ जियो, जैसे भी जीना चाहते हो। एक इंसान सूखी रोटी खा के खुश है, वो कह रहा है ना बाद में मज़ा आ गया, खुश हूँ मैं, ये इम्पॉर्टेंट है। कोई बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाके भी किसी पे चिल्ला रहा है तूने आज सांभर अच्छी नहीं बनाई, तो वहाँ डिससेटिस्फैक्शन दिखता है। सेटिस्फैक्शन इज़ द की, आप जहाँ रहो खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी लाइफ का मंत्र सिर्फ इतना ही है कि आप एंजॉय करते रहो। क्या बात है सर। अपनी लाइफ। एक बड़े हमारे राइडर हैं सीनियर, नवीन मोहन जी, तो उनका 63rd बर्थडे था, शायद देखेंगे तो मुझे बोलेंगे ज़रूर। तो आई आस्क हिम कि वो रिटायर हैं ऑफिसर ग्रेड से, तो कि मैंने नवीन सर 63 ईयर्स एज हो गई यार, क्या सीखा लाइफ से बताओ, एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूरी है। तो वो बहुत पंक्चुअल हैं अपने लाइफ के, तो वो 4 बजे उठ जाते हैं, योगा करते हैं, सब कुछ लाइफ को अच्छे से जीते हैं। तो ही यूज्ड टू से लाइक कि कपिल यार मैं ना 8 घंटे ही सोता हूँ, मेरा फिक्स है, मैं जल्दी सो जाऊँगा, सुबह 4 बजे हर हाल में उठ जाऊँगा। तो तू सोच 63 साल की उम्र है, मैं 20 साल सोया हूँ। क्या बात। 8 घंटे अगर मैं सोता हूँ तो मैं 1/3 हिस्सा सोता हूँ, तो मैं 20 साल सोया हूँ, और मुझे दुख है इस चीज़ कि मैं अपनी इस जर्नी में 63 साल की जर्नी में 20 साल सोता रहा यार। और मैं इतना पैशनेट हूँ, मैं लाइफ को इतना जीता हूँ कि अगर मुझे वो 20 साल और मिल जाए अभी जीने के लिए, क्या बात है, ग्रेट, जो मैं सोया हूँ, क्या बात, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हर कोई इंसान अपनी लाइफ को कितना जीना चाहता है। उसने वहाँ भी जीवन ढूंढ लिया जिसको आज तक लोग गिनते ही नहीं थे कि अच्छा यार तुम इतना सो गए, 10 घंटे 11 घंटे सोने वाले तो फिर तो आधे ही सो रहे। 50 साल का हो गया, 25 साल तो सोता ही रहा। कहते ना कुंभकर्ण वाली लाइफ 6 महीने सोता था, कल से 8 घंटे के बाद 5 घंटे कर देते हैं, ठीक है। सुबह उठ जाएंगे 5 बजे, कोई 7-8 बजे नहीं, 2-3 घंटे डेली बचाते हैं। मोटिव है कि आप अपनी लाइफ को जीते रहो। और उन्होंने ये सिखाया कि मतलब जीना वहाँ भी ज़रूरी था मुझे, बट ठीक है वो ज़रूरी पार्ट है, नहीं कर सकते, बट टूवर्ड्स लाइफ उनकी कितनी इच्छा थी कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ अभी 63 पे जाके। क्या बात। तो ठीक है, ये जज्बा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। और आप सब, आई विश, मेरा बिलीव है कि आप सब लोग अच्छे रहेंगे, ऊपर वाला हमेशा हम पे मेहरबान रहे, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें, जीते रहें।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एनर्जी मिली। एक बाइक तो लेनी पड़ेगी मुझे भी। ठीक है, मेरी वाली आप ही है, स्प्लेंडर ले लेते हैं, बेशक सस्ती वाली, ठीक है ना। महंगी वाली दिलवा दो, सस्ती महंगी कुछ आप वहाँ जाके कहोगे सस्ती महंगी, बात ही करनी बंद कर दी हमने। क्या बात है, फिर आपकी चला के सेटिस्फाई हो जाएंगे, वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है ना। 2 गेड़ी मारी, काम खत्म। संडे आपको लेके चलते हैं, ठीक है डन। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट, जो एक डॉक्टर भी हैं, उन्होंने एज ए डॉक्टर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, और एक राइडर भी हैं, और उन्होंने सेफ्टी के लिए बहुत सारे टूल टिप्स हमें दिए, हमें बताई। और जल्द ही आपके साथ फिर मुखातिब होते हैं किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लास्ट में वही बात कहना चाहूँगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।